नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और नोएडा स्टूडियो से अभिषेक सत्यव्रतम भी मौजूद हैं और मुंबई स्टूडियो से मेरी सहयोगी श्री शर्मा भी जुड़ चुकी हैं और आप देख रहे हैं खरा सौदा। और अगले 2.5 घंटे हम आपको बताएंगे कि बाजार में रणनीति क्या होनी चाहिए। आज मंथली एक्सपायरी भी है, तो ऐसे में बाजार में ट्रेड कैसे करें, ये हम आप आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं आज के ट्रिगर्स से। आज बाजार में कौन कौन से अहम ट्रिगर्स हैं जहां पर कि आपको नज़र रखनी चाहिए और जहां से हमें क्यूज मिल रहे हैं, एक बार वो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाते हैं। तो सबसे पहले ग्लोबल संकेतों की बात करें तो यहाँ से थोड़े खराब संकेत हैं। डाउ में 411 अंकों की गिरावट है और गिफ्ट निफ्टी में भी दबाव है 22,650 के पास। तो एशियाई बाजारों में भी हम देख रहे हैं कि कमजोरी है। ऑलमोस्ट सभी इंडाइसेस जो हैं वो लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। एफआईआईज की बात करें तो कैश में बड़ी बिकवाली देखने को मिली है और आज निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो यहाँ से भी संकेत कुछ ठीक नहीं मिल रहे हैं एफआईआईज के फिगर्स को देखते हुए। इसका एनालिसिस हम आगे करेंगे कि इन फिगर्स को आज के लिए कैसे देखना चाहिए और निफ्टी में कौन से लेवल से वॉच करें आज एक्सपायरी वाले दिन, इस पर भी हमारा फोकस रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में टाटा स्टील स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए कंपनी के। कमिंस और बाटा के नतीजे भी काफ़ी अच्छे रहे, तो इसका आज रिएक्शन हम इन स्टॉक्स पे देखेंगे और नंबर्स का भी एनालिसिस आगे करेंगे आपके लिए। और इसके अलावा आज कुछ बड़ी ब्लॉक डील्स भी होने की संभावना है। आरआर काबेल, आईआरबी, केफिनटेक, इन सभी कंपनियों में आज ब्लॉक डील होगा और मार्केट शुरू होते से ही इन स्टॉक्स में हम ब्लॉक डील के चलते कुछ बड़ा एक्शन भी देखेंगे। तो इस स्टॉक्स में आज क्या करें ब्लॉक डील के चलते, इस पर भी आगे चर्चा होगी। तो ये है आज बाजार के लिए सबसे बड़े संकेत, स्टॉक स्पेसिफिक और ग्लोबल भी हमने आपको बताया। लेकिन ग्लोबल मार्केट से संकेतों को और थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि कल तो हमने देखा कि भारी गिरावट आई और S&P 500 भी पिछले 3 दिनों की जो तेजी थी उस पर ब्रेक लगा और नेगेटिव रिटर्न वहां पर भी देखने को मिला। अभिषेक, आपसे समझना चाहेंगे ग्लोबल बाजारों से संकेत कैसे मिल रहे हैं इस वक्त? पूजा और सृष्टि, आप दोनों को गुड मॉर्निंग। और एक और चीज़ है, आज है हिंदी पत्रकारिता दिवस, तो आपको हिंदी पत्रकारिता दिवस की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आज से 198 साल पहले कलकत्ता में उदंत मार्तंड नाम से हिंदी अखबार का प्रकाशन शुरू हुआ था, तो आप दोनों को बहुत शुभकामनाएं उसकी। चलिए अब ग्लोबल की बातचीत करते हैं। अगर हम डाउ जोन्स की बात करें तो 400 अंकों से ज़्यादा की गिरावट रही और गिरावट के पीछे की वजह ये रही कि बॉन्ड यील्ड स्पाइक किए हैं अमेरिका में 4.6% पर पहुंच गई। और होता ये कि जब बॉन्ड में जब आपको 4.6% की यील्ड मिल रही है, थोड़ी यील्ड जब बढ़ती है तो लोग सेफर एसेट्स की तरफ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की तरफ, ट्रेजरी बिल्स की तरफ अपना रुख करते हैं और इसके चलते बाजारों से थोड़ा सा आउटफ्लो होता है। और वो कल हमने बाजार में देखा भी, 400 अंकों से ज़्यादा गिरावट रही है डाउ जोन्स में। और नेस्डेक और S&P की बात करें तो ये भी गिरावट पर ही बंद हुए हैं। पिछले 3 दिनों में पहली बार S&P 500 गिरावट पर बंद हुआ है और S&P 500 के 500 में से 400 से ज़्यादा शेयर कल गिरावट दिखाकर बंद हुए। सभी 11 सेक्टर लाल निशान में बंद हुए हैं। बॉन्ड यील्ड जो बढ़ी है उसके चलते हमने टेक शेयर में कमजोरी देखी है और इसके चलते नेस्डेक पर सीधा उसका प्रेशर आता हुआ दिखा है। अगर हम इस पूरे महीने की बात करें, क्योंकि अभी मई का महीना खत्म होने वाला है, तो S&P 500 में करीब 4.5%, डाउ में करीब 2.25% और नेस्डेक में 8% की अच्छी हेल्दी वाली तेजी हो चुकी है। लेकिन फेड की जो भी कमेंट्रीज आ रही हैं, उनके जो ऑफिशियल्स, जो अधिकारी हैं, उनके जो बयान आ रहे हैं, वो न कहीं कॉशन की तरफ संकेत दे रहे हैं कि कल तो ये भी एक बयान आया था कि अगर महंगाई ज़्यादा अगर घटने में दिक्कत होती है, अगर महंगाई बढ़ती है या इसी स्तर पर रहती है, तो शायद हो सकता है कि ब्याज दरें बढ़ाना भी पड़े। और ये तो निश्चित हो ही चुका है कि ब्याज दरों में अगर आप कटौती की उम्मीद करके चल रहे हैं तो आपको थोड़ा सा लंबा इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है कि इस साल के अंत तक आपको जाके ब्याज दरों में कटौती दिखे यूएस फेड की तरफ से। लेकिन कुछ जो क्रूशियल आंकड़े होंगे आपको बता दें कि कल पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि पीसी के आंकड़े आएंगे। आज वीकली जॉबलेस क्लेम्स यानी कि बेरोजगारी दावा के आंकड़ों पर बाजार की नजर रहेगी। लेकिन चूंकि बॉन्ड यील्ड बढ़ी है, डॉलर भी मजबूत हुआ है, उसके चलते हमने सोने में नरमी देखी है। कॉमेक्स प्रभाव $2,340 के नीचे आ गया है और
क्रूड की बात करें तो अमेरिका में गैसोलीन यानी कि पेट्रोल की मांग में कमजोरी से क्रूड में नरमी हुई है। ब्रेंट $84 के नीचे आकर कारोबार कर रहा है। हालांकि हमने देखा था कि $80-81 के आसपास आ गया था ब्रेंट क्रूड, लेकिन वहां से फिर से $84 के आसपास जाकर कारोबार कर रहा है। अच्छा, डाउ फ्यूचर्स की बात करें और नेस्डेक फ्यूचर्स की, तो आज आपको वहां पर भी ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि डाउ फ्यूचर में करीब करीब 250 अंकों के आसपास की गिरावट है। और एक गिरावट इसलिए है क्योंकि सेल्स फोर्स के नंबर थोड़े से कमजोर आए थे और उसके चलते हमने देखा कि आफ्टर मार्केट में शेयर में गिरावट भी दिखी, तो वहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। नेस्डेक फ्यूचर्स में भी आज हम गिरावट के साथ ही कारोबार देख रहे हैं। अगर हम एशियाई बाजारों की बात करें तो वहां से भी कमजोरी के संकेत हैं। आप गिफ्ट निफ्टी देखिए, इस वक्त करीब करीब 100 अंक गिरकर गिफ्ट निफ्टी कारोबार कर रहा है 22,650 के आसपास। जापान के बाजार हैं 1.5% नीचे। हालांकि चाइना के बाजार में हल्की सी बढ़त देखने को मिल रही है, लेकिन निश्चित तौर पर आज चूंकि मंथली एक्सपायरी है निफ्टी की, इस पर तो नजर रहेगी ही। अब एग्जिट पोल की अगर हम बात करें तो आज 30 तारीख हो गया, 1 तारीख को वोटिंग होगी और शाम को एग्जिट पोल के नतीजे आ जाएंगे, तो सिर्फ 2 दिन रह गया। तो बाजार में हो सकता है कि वॉलेटिलिटी भी आज थोड़ा सा ज्यादा रहे, इस पर हमारी नजर जरूर रहेगी। आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि इंडिया विक्स 24 के ऊपर जाकर कारोबार कर रहा है, लेकिन यहां से अब जो वायदा के आंकड़े हैं एफएनओ के, वो क्या संकेत दे रहे हैं निफ्टी के लिए या फिर निफ्टी बैंक के लिए, जरा उसको समझते हैं। और साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि एफआईआईज की चाल किस तरह से। कल भारी हमने सेल ऑफ देखी है एफआईआईज की तरफ से। कल की अगर हम सत्र की बात करें तो कैश में 5,500 करोड़ रुपए से ज्यादा 5,842 करोड़ रुपए की सेलिंग आई है एफआईआईज की तरफ से। पिछले दिनों अगर हम बात करें तो परसों के सत्र में 65 करोड़ की हल्की सी बाइंग आई थी, लेकिन कल का जो सत्र है थोड़ा सा फिर से कॉन्फिडेंस को शेक करने वाला है, ये जरा देखना होगा। लेकिन जो भी एफआईआईज की बिकवाली आई उसको डीआईआईज ने ऑफसेट किया है। 5,234 करोड़ रुपए की हेल्दी बाइंग डीआईआईज की तरफ से हमने कैश में देखी है। अगर हम बाकी इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें तो एफआईआईज की उसमें भी 1,700 करोड़ रुपए की बिकवाली है। ऑप्शंस की बात करें तो 7,300 करोड़ रुपए की खरीदारी है। एफआईआईज की स्टॉक फ्यूचर्स में 125 करोड़ रुपए की बिकवाली है और स्टॉक ऑप्शंस में 76 करोड़ रुपए की हल्की सी खरीदारी हमने देखी है। तो जरा वायदा के आंकड़ों को समझते हैं कि किस तरह से डेटा फॉर्म हो रहे हैं, और ये सारे के सारे आंकड़े आपको समझाने के लिए, बताने के लिए हमारे सहयोगी अंश भीलवार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंश, आज चूंकि निफ्टी की एक्सपायरी भी है और हम देख रहे हैं कि 4 सत्र से बाजार गिर रहा है। 4 सत्र में तकरीबन 400 अंकों के आसपास की गिरावट आ गई है। 22,700 के आसपास आके हम फिर से खड़े हो गए हैं। आंकड़े क्या संकेत दे रहे हैं अंश, बताइए, रोलओवर किस तरह के हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो हम शुरुआत करेंगे आंकड़ों से और फिर हम रोल ओवर पे बात करेंगे। अगर आंकड़े देखें तो जैसे कि आपने कहा, ये चौथा सेशन है जब हमें बिकवाली नजर आई, और पिछले सेशन में दरअसल जो वो 22,800 का लेवल था वो बहुत ही अहम सपोर्ट था। 22,800 770 का वहां से तोड़ता हुआ नीचे जाता हुआ नजर आया है। लेकिन आज एक वॉलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा दिख सकती है, तो शायद शॉर्ट कवरिंग आए तो इसके ही आसपास या इसके वापस ऊपर जाता हुआ भी दिख सकता है। अगर लेवल्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला रेजिस्टेंस तो हम 22,800 का ही लेंगे, क्योंकि वहाँ से नीचे टूट चुका है जो अहम सपोर्ट था। अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो एक फ्री मूव है सीधे 22,980 का, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। बीच में ज़्यादा कोई खास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आज के सेशन के लिए तो नज़र नहीं आ रहे। नीचे की तरफ सपोर्ट देखें तो यहाँ पे पहला सपोर्ट हमें 22,600 पे दिखता है। आज से 4 सेशन पहले एक्चुअली 23 मई का ये लो लेवल भी है, जहाँ से हमने निफ्टी को देखा था कि कुछ 350 अंक से ज़्यादा का जंप दिया था। तो ये जो लो लेवल है ये काफ़ी एक अच्छा सपोर्ट के तौर पे एक्ट कर सकता है। अगर इसे भी तोड़ते हुए हम नीचे जाते हैं तो फिर दूसरा अहम सपोर्ट हमें यहाँ पे 22,480 का नजर आता है, जो कि 20 DMA का लेवल भी है। अब बात करते हैं एक्सपायरी की। आज निफ्टी की एक्सपायरी है, स्टॉक्स की भी एक्सपायरी है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंडेक्स फ्यूचर में अगर जून का कॉन्ट्रैक्ट देखा जाए तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कुछ 18% से बढ़ा है, जो कि एक शॉर्ट बिल्डअप का ट्रेंड इंडिकेट करता है, जो कि एक नेगेटिव साइन है। मे सीरीज में लॉन्ग अनवाइंडिंग चल रही है और अगले वाला जो सीरीज है वहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, तो यहाँ से निकल के थोड़ा सा शॉर्ट बिल्डअप होता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। रोल ओवर की बात करें तो रोल ओवर निफ्टी का अभी कुछ 58.7% के पास है, जो कि काफ़ी लो है। अगर इसे हम
कंपेयर करें 3 सीरीज एक्सपायरी एवरेज से जो कि 71.4% है, या 3 सीरीज T-1 जो कि 62% है, या अगर पूरे 10 सीरीज का भी T-1 वाला एवरेज ले ले जो कि 60.9% है, तो इन तीनों से ही काफ़ी कम है रोल ओवर। तो ये जो लो रोल ओवर है वो इंडिकेट करता है कि ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस काफ़ी कम है कि आने वाले सीरीज में मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो इस वजह से काफ़ी पोजीशन बिल्डअप नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। एफआई की बात करें तो यहाँ पे हम पिछले सेशन में देख रहे हैं कि इन्होंने लॉन्ग कुछ 65,000 कॉन्ट्रैक्ट से कवर किए थे। ये सबसे बड़ा लॉन्ग कवरिंग है पिछले 59 सेशन का। इस वजह से इनका जो नेट शॉर्ट्स थोड़ा पॉजिटिव आया था 2 सेशन के लिए, वो वापस नेगेटिव सरकता हुआ नजर आ रहा है। लॉन्ग इनके कुछ 49.5% है, ऑलमोस्ट 50-50% कह सकते हैं इसे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लो रोल ओवर्स निफ्टी के लिए देखने को मिल सकते हैं, और आज के लिए कौन से लेवल्स पे आपको ध्यान रखना है वो भी अंश ने बताया। पर अंश, साथ ही निफ्टी बैंक के लिए भी किस तरीके का डेटा बिल्डअप हो रहा है वो बताइए, और वहाँ पे किस तरीके के रोल ओवर्स देखने को मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, निफ्टी बैंक की बात की जाए तो इसका चार्ट ले आते हैं स्क्रीन पे। निफ्टी बैंक दरअसल अभी 20 डीएमए के पास है जो कि 48,300 का लेवल है, 200 अंक दूर है यहाँ से। तो यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट दिख सकता है। यहाँ से नीचे गिरता है तो दूसरा अहम सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग वाला है 47,700 पर। अगर इसका लॉन्ग टर्म वाला चार्ट देखें तो पिछले 4 महीने से निफ्टी बैंक एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में है, और काफ़ी बार जब भी इस चैनल के सपोर्ट पे आए काफ़ी अच्छा बाउंस दिया हुआ है कई बार। तो इसलिए जब भी अगर इसके पास आएगा तो वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, एक स्ट्रॉन्ग बाउंस एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देखें तो यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस हमें 49,100 का नजर आता है, क्योंकि मंडे और ट्यूसडे का अगर हम ये देखें चार्ट तो इसका लो था ये लेवल, तब वहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, उसे तोड़कर नीचे आ चुका है। तो अगर अब यहाँ से नीचे से ऊपर जाएगा तो वो जो सपोर्ट बना हुआ था वो एक रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर सकता है। दूसरा रेजिस्टेंस देखें तो 49,600 का दिखता है जो कि इस हफ्ते का हाई लेवल भी है। रोल ओवर की बात करें तो पिछले सेशन में निफ्टी बैंक एक्सपायर हो चुका है, और यहाँ पे इसके सीरीज एक्सपायरी पॉजिटिव में हुई है, कुछ 0.6% की बढ़ोतरी नजर आई थी। लेकिन अगर रोल ओवर डेटा देखें तो इसका कुछ 67.7% था, जो कि सबसे कम रोल ओवर है पिछले 3 सालों का। यहाँ पे भी सेम रीज़न है, किसी ट्रेडर्स को ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है कि निफ्टी बैंक आने वाली सीरीज में ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इसलिए यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूजन की वजह से इतना कम रोल ओवर है। अगर कुल मिला के पूरा देखें तो निफ्टी की बात की जाए कम रोल ओवर है, निफ्टी बैंक की बात की जाए वहाँ पे 3 साल का सबसे कम रोल ओवर है। एफआई की पोजीशन भी लॉन्ग शॉर्ट में 50-50% हो गए, तो किसी को एकदम स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस नहीं कि मार्केट अगले सीरीज में यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ निफ्टी बैंक के लिए भी जो रोल ओवर्स हैं वो काफ़ी कम होते हुए दिख रहे हैं, पर साथ ही अंश स्टॉक रोल ओवर्स किस तरीके से होते हुए दिख रहे हैं? कोई ऐसे स्टॉक्स जो कि इंटरेस्टिंग रोल ओवर डेटा बना रहे हैं फिलहाल, अगर है तो वो भी हाईलाइट कीजिए। जी बिल्कुल, हाई रोल ओवर की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एल्कम लेबोरेटरी दिख रहा है जिसका सबसे ज़्यादा रोल ओवर है। इसके अलावा बर्जर पेंट, जी और हेवल्स में भी अच्छा रोल ओवर होता हुआ नज़र आ रहा है। ये चारों में ही कुछ 90% या उससे ज़्यादा का अच्छा रोल ओवर नज़र आ रहा है। लो रोल ओवर की बात करें तो यहाँ पे पिरामिल, मैरिको, सन टीवी और कॉनकॉर्ड जैसे स्टॉक्स नज़र आते हैं जिसमें काफ़ी लो रोल ओवर हो रहा है। एक बार बैन लिस्ट की भी नज़र घुमा लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बैन लिस्ट में आज के लिए आदित्य बिरला, जीएमआर इंफ्रा, हिंदुस्तान कॉपर, वोडाफोन आइडिया जैसे स्टॉक नज़र आ रहे हैं, तो इन स्टॉक्स पर नज़र रखें। ठीक है, तो ये कुछ काउंटर्स हैं जहाँ पे हाई रोल ओवर के चलते भी नज़र रहेगी, और साथ ही लो रोल ओवर्स कौन से काउंटर्स में दिख रहे हैं वो पूरी डिटेल्स जो है हमें अंश ने बताई। अंश, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और साथ ही पूरी डिटेल सामने रखने के लिए। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे एक्सपर्ट्स को जोड़ने का समय हो चला है। उनसे समझेंगे क्या रणनीति आज वो अपना रहे हैं, और साथ ही साथ स्टॉक स्पेसिफिक नज़रिया कहाँ पे है उनका। स्वागत करना चाहेंगे हमारे 2 खास मेहमानों का। फिलहाल किरण जानी और साथ ही आदित्य अरोड़ा हमारे साथ मौजूद है। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। एंड किरण, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, एक तो पहले आप कॉन्ग्रेचुलेशन लीजिए क्योंकि शायद बीच में 1-2 दिन मैं भी छुट्टी पे थी, और शायद आपने बैंक निफ्टी के लिए एक ज़बरदस्त कॉल दी थी मुझे। एग्जैक्टली शायद पिछले हफ्ते की बात है जब आपने बोला था कि मार्केट थोड़े से सपाट ही कारोबार कर रहे थे 1-2 दिन से, और आपने बोला था कि निफ्टी बैंक जो है वो तेज़ छलांग लगा सकता है। एचडीएफसी बैंक पे आपका भरोसा था, और क्या रनअप हमने देखा उस दिन बैंक निफ्टी पे। पर आज के लिए किरण, क्या रणनीति होगी निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, वो भी बताइए। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द एक्नॉलेजमेंट। हमने
बात की थी लास्ट वीक में, जब बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं 47,900 48,000 के आसपास चल रही थी और एचडीएफसी बैंक जो था वो 1470-80 के आसपास था। तो तब का जो सेटअप था कंपैरेटिव टू द निफ्टी वो काफी लुक्रेटिव था बैंक निफ्टी का। सो उस हिसाब से हमने इस तरह का सजेशन दिया था। नाउ कमिंग टू द करंट मार्केट सेटअप, जिस तरह से कल बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी हुई है और आज जिस तरह से निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, जो डेटा पॉइंट हमें सजेस्ट कर रहे हैं, या तो टेक्निकली अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं वापस निफ्टी बैंक निफ्टी अपने प्रीवियस सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। मैं पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी की बात करूं, सो बैंक निफ्टी में हमने देखा था कि प्रीवियसली जो उसका ऑल टाइम हाई था वो 48,100 200 का था। हमने मल्टीपल टाइम देखा कि वो एक क्लस्टर रेजिस्टेंस बना हुआ था। लास्ट टाइम भी जैसे ही वो क्रॉस किया, हमने 3 सत्र में 48,000 से सीधा 49,000 का एक जंप भी दिखा है। So again, Bank Nifty is taking likely to take support somewhere around 48,100 200. So आज के दिन में कोई भी गिरावट आती है 48,300 200 के बीच में, तो हमारा वहां पे बाइंग अप्रोच ही रहेगा। एक तो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, दूसरा अगर आप देखोगे तो अभी 20 डेज मूविंग एवरेज 48,300 है। अगर आप 50 डेज मूविंग एवरेज देखोगे तो 47,900 है। तो कहीं ना कहीं मल्टीपल मूविंग एवरेज इसके सपोर्ट है। साथ ही साथ आप ऑप्शंस के डेटा देखोगे तो नो डाउट कि नेक्स्ट वीक में 5 तारीख को वीकली एक्सपायरी है, 4 तारीख को रिजल्ट है। तो इतना कुछ खास हमें ओपन इंटरेस्ट में चेंज देखने को मिल नहीं रहा है, बट फिर भी अगर आप देखोगे तो 48,000 के जो पुट राइटर्स है वो 22,000 लॉट से ज्यादा ओपन इंटरेस्ट होल्ड कर रहे हैं। और नीचे अगर आप कॉल में देखोगे तो वहां पे कहीं ना कहीं 27,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है। सो अगर आप मार्केट थोड़ा भी 48,000 के ऊपर 48,500 के ऊपर टिक जाएगा, एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। तो कोई भी डिप आता है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। 48,000 के नीचे का आप स्टॉप लॉस रखिए, 48,200 300 के बीच में आप एक्यूमुलेट कर सकते हो। सिमिलर वे निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी 22,600 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। प्रीवियसली भी हमने देखा था कि 22,700 22,600 एक उसका रेजिस्टेंस था। जैसे ही निफ्टी ने क्रॉस किया, एक ही दिन में हमने देखा था कि मार्केट ऊपर में 22,900 तक की एक छलांग मारी थी। तो कहीं ना कहीं 22,600 650 आज के दिन के लिए हमारे लिए इंट्राडे सपोर्ट रहेगा। कोई भी गिरावट आएगी हम बाई करेंगे। आप 22,540 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और वापस ये नेक्स्ट वीक तक 23,000 के आसपास आएगा, ऐसा हमें लग रहा है। सो मंथली एक्सपायरी के रोल ओवर्स काफी अच्छे हैं। बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों में बाइंग ऑन डिप्स की ही सलाह रहेगी। तो ये काफ़ी बेहतर तरीके से किरण जी ने समझाया बाजार का पूरा सेटअप निफ्टी और बैंक निफ्टी, और वो पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं निचले स्तरों पर अहम सपोर्ट लेवल्स पर निफ्टी और बैंक निफ्टी कारोबार कर रहे हैं। तो यहाँ पर तेज़ी करने की सलाह। रोल ओवर डेटा ठीक ठाक ही नज़र आ रहे हैं, लेकिन थोड़ी अनसर्टेनिटी है एग्जिट पोल के नंबर्स को लेकर और नतीजे किस तरीके से आते हैं। तो उसके पहले बाजार में फिलहाल अनसर्टेनिटी बनी हुई है, लेकिन इनको देखते हुए, डेटा जो कह रहे हैं उसको देखते हुए बाय ऑन डिप्स का मार्केट फिलहाल बन रहा है। तो तेज़ी करके चलिए निफ्टी बैंक में भी और निफ्टी में भी। चलिए अब कुछ शुरुआती ट्रेड्स समझ लेते हैं। हमारे साथ आदित्य अरोड़ा जी भी मौजूद हैं। आदित्य जी बताइए आपकी तरफ से ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे आज के लिए? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए, ये वोलेटाइल मार्केट में बहुत कम स्टॉक है जो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी दे रहे लॉन्ग के साइड। हमने कल भी देखा थोड़ा बहुत अनबाइंडिंग देखने को मिली इंडेक्स फ्यूचर्स में और स्टॉक फ्यूचर्स में भी। तो एक लंबी तेजी वाला माहौल थोड़ा सा नहीं है, बट एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग वाला माहौल है। तो इसके चलते एक स्टॉक पसंद आ रहा है, एयू बैंक। बहुत दिन बाद ब्रेकआउट दिया है जहाँ पे सारे बैंकिंग स्टॉक्स गिर रहे हैं। ये स्टॉक अच्छा रिलेटिव स्ट्रेंथ बता रहा है और ब्रेकआउट दिखा रहा है, तो इसको बाय किया जा सकता है 648.30 में। और स्टॉप लॉस रहेगा 630 का और टारगेट रहेगा 680 का। बिल्कुल। तो बाजार ऐसा है कि देखिए कोई ट्रेड ढूंढना मुश्किल है इस समय, लेकिन हमारे एक्सपर्ट कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए कोई ट्रेड लेकर आने की। और जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि बाजार बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, स्टॉप लॉसेस का ध्यान यहाँ पर ज़रूर रखिए। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का स्ट्रक्चर फिलहाल अच्छा लग रहा है। कल भी 2% चला था ये स्टॉक। 680 के लेवल्स के लिए आप यहाँ पर तेज़ी करके चल सकते हैं। किरण जी आपकी सलाह क्या होगी? सो ओवरऑल इंडेक्स के ऊपर जैसे हम बाय ऑन डिप्स दे रहे हैं, तो हमें यहाँ पे दो सेक्टर अच्छे लग रहे हैं। कल भी हमने देखा था कि मार्केट में जब एक खराब दौर चल रहा था तब कहीं ना कहीं फार्मा सेक्टर काफी अच्छा कर रहा था। सो फार्मा से हम औरो फार्मा सजेस्ट कर रहे हैं। डेली चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो एक अच्छा खासा सब उसने जो उसका कंसोलिडेशन जोन है वहाँ पे एक बुलिश डोजी कैंडलस्टिक्स पैटर्न बनाई है। दूसरा आप मोमेंटम इंडिकेटर देखोगे तो वो भी बुलिश जोन के अंदर है। और लास्ट 2 दिन की जो गिरावट आई थी उसमें खास कुछ वॉल्यूम्स नहीं है।
तो कहीं न कहीं हमें लग रहा है कि औरो फार्मा एक अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे सकता है। 1218 के या 15 के बीच में उसकी क्लोजिंग है। हम लॉन्ग करके जाएँगे। 1245 का हमारा टारगेट रहेगा एंड 1199 एज़ अ स्टॉप लॉस हम औरो फार्मा के अंदर में मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट जो कॉल है वो जीएनएफसी है। जीएनएफसी हमने ट्यूसडे के दिन भी आपके चैनल के ऊपर डिस्कस किया था कि कोई भी गिरावट आती है इसमें हम लॉन्ग करके जाएँगे। 650 तक के सपोर्ट हमें देखने को मिल रहे थे। लास्ट 2 दिन से हम देख रहे हैं कि 650 के आस-पास मार्केट सपोर्ट लेता है और ऊपर में 670 तक की रैली दे दे रहा है। ओवरऑल अगर आप फार्मा सेक्टर ओवरऑल अगर आप फर्टिलाइज़र सेक्टर में देखोगे तो जो पीएसयू फर्टिलाइज़र है वो अपने कहीं न कहीं ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है और जिस तरह की इलेक्शन के बाद जो नेक्स्ट मंथ में हम इंटरिम बजट देखेंगे उसका कहीं न कहीं अब हमें पॉजिटिवनेस फर्टिलाइज़र स्टॉक्स के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो एक फंडामेंटल टेलविंड भी और टेक्निकली भी यहाँ पे एक अच्छा सेटअप हमें देखने को मिल रहा है। मल्टीपल बुलिश डाइवर्जेंस भी है। तो जीएनएफसी हम लॉन्ग करके जाएँगे। 668-66 के आस-पास क्लोजिंग है। हम लॉन्ग करके जाएँगे। ऊपर में 690 तक का हमारा टारगेट रहेगा एंड 654 एज़ अ स्टॉप लॉस हम जीएनएफसी के अंदर मेंटेन करेंगे। तो औरो फार्मा और जीएनएफसी हमारी तरफ से बाय कॉल रहेंगे। क्या तो औरोबिंदो फार्मा ट्रेड लीजिए यहाँ पर और यहाँ पर 1245 के लक्ष्य आ सकते हैं। फार्मा स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि फिर भी थोड़ा संभले हुए हैं और औरोबिंदो फार्मा में भी कल फ्लैटिश ही कारोबार देखने को मिला, लेकिन यहाँ से आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 1199 का होगा स्टॉप लॉस और जीएनएफसी फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों लिहाज से अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पर भी नजर रखिए। 689 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस 654 का। और आदित्य जी की सलाह थी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर, यहाँ पर आप तेजी करके चल सकते हैं। 680 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 630 का। तो ये हैं आज के ट्रेडिंग आइडियाज़। कुछ ही देर में हमारे साथ कुछ और भी एक्सपर्ट शामिल होंगे जिनसे कि हम कुछ और भी ट्रेडिंग आइडियाज़ लेंगे। लेकिन कल जिन शेयरों में एक्शन था एक बार उन पर भी नज़र डाल लेते हैं। और कल हम देख रहे थे कि कमज़ोर बाजार में भी हिंडाल्को में शानदार तेज़ी देखने को मिल रही थी। यहाँ पर खबर भी आई थी आईपीओ को लेकर और इसके चलते हम सुबह से ही हिंडाल्को में काफ़ी अच्छा मोमेंटम देख रहे थे। 3.5% ऊपर था ये स्टॉक। आदित्य जी, क्या सलाह होगी आपकी हिंडाल्को में कि जिस तरह की तेज़ी कल मोमेंटम हमने देखा, आज किस तरह की चाल रह सकती है? बिल्कुल, देखिए ये स्टॉक में चाल तेज़ी की जो तेज़ी का रुख है वो बना रहेगा और मुझे लगता है कि जिस तरीके की फंडामेंटल न्यूज़ चल रही है वो पॉज़िटिव है और टेक्निकली भी ये स्टॉक ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है और उसके चलते हमने मिनरल्स में, मेटल्स में काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाई देखने को मिली और जब बाकी सारे स्टॉक बहुत आउट परफ़ॉर्म कर रहे थे, इस स्टॉक ने उतनी तेज़ी नहीं दिखाई तो यहाँ पे एक कैचअप रैली पेंडिंग है। कुछ हद तक प्ले आउट हो चुकी है, बट खत्म नहीं हुई है, ऐसा लगता है और कंटिन्यू हो सकती है और ट्रेंड पॉजिटिव लग रहा है मुझे, तो इस पे पॉजिटिव व्यू बनाए रखें, जिसके पास पहले से बाय है वो होल्ड रहे। ऊपर के लेवल इसमें देखे जा सकते हैं 720 से लेके 750 के। ठीक है, 720 से लेकर 750 के लेवल के लिए आप हिंडाल्को में तैयार रहिए। नोवेलिस के आईपीओ ने जान फूंकने का काम किया है। 700 रुपए के ऊपर जाकर ये शेयर बंद हुआ है। 3.5% के आसपास की बढ़िया वाली तेजी इसमें हमने कल देखी है। लेकिन अब एक बार जरा ये समझ लेते हैं कि नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद जो आए वो कैसे रहे, कौन से नतीजे आए, कहाँ पर हमने नतीजों को हिट देखा, कहाँ पर मिस हुए। ये सारी की सारी लिस्ट लेकर और साथ ही खबरों वाले शेयर लेकर भी हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ गए हैं। शरद, रिजल्ट का आज तो खैर आखिरी दिन है, आज नतीजे आ जाएंगे। अपोलो हॉस्पिटल के भी तो निफ्टी के 50 नतीजे पूरे भी हो जाएंगे। कल कौन से नतीजे आए? बड़ी लंबी लिस्ट होगी आपके पास। जी बिल्कुल, लिस्ट तो बड़ा लंबा है, लगभग आप कह सकते हैं 600 से ज़्यादा अर्निंग्स आए थे, लेकिन हमने आपके लिए छाट के रखा है टॉप 10 अर्निंग्स का। ऑफ कोर्स अर्निंग्स बोर्ड में आप देख सकते हैं हमारे इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स कैसे आए हैं, स्पेशली आप कह सकते हैं होटल के स्टॉक्स को लेकिन जो फोकस में रहेगा वो निफ्टी वाला कंपनी है, वो रहेगा आपका टाटा स्टील। नतीजे बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं। रेवेन्यू पैट एबिटा में जो है अनुमान से बेहतर नतीजे देखने मिले हैं। एज एक्सपेक्टेड भारत का बिजनेस ऑपरेशनली अच्छा किया है, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट 2 पार्ट आता है, सबसे पहला है कि यूरोप के बिज़नेस, वहाँ पे उनके जो लॉसेज है कामकाजी मुनाफे वो नैरो होने लगे हैं और एक फर्नेस है वो शुरू हो चुका है फरवरी के महीने में, तो थोड़ी कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू में आ गई थी फोर्थ क्वार्टर में और फर्स्ट क्वार्टर से और ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आएगा, बट ओवरऑल बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिला है। कमिंस इंडिया की भी बात कर लेते हैं तो सारे पैरामीटर्स को बीट किया गया है और जो भारत के उनके डोमेस्टिक बिजनेस है वहाँ पे सिग्निफिकेंट आउट परफॉर्मेंस कमिंस इंडिया ने रिपोर्ट किया है। GMR एयरपोर्ट्स थीम ये एक ऐसा थीम है जो ओवरऑल अब यूटिलिटी थीम से ज़्यादा रिटेल थीम बन रहा है। ये
स्ट्रीट का मानना है। और आप देखेंगे कि नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं। एबिडा नंबर्स जो है 2.5 गुना से ज़्यादा जंप किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट्री कंपनी ने कहा है कि उनकी जो दिल्ली की पैसेंजर टर्मिनल है 6.6 करोड़ पैसेंजर हैंडल करते हैं, अब वो 100 करोड़ हैंडल करेंगे और उसका कंप्लीशन अब थोड़े ही दिन में होने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आया है। बाटा की भी बात कर लेते हैं तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। और जो स्टोर एडिशन होता है कंपनी ओन्ड उसमें भी बढ़ोतरी आई है। और जो प्रीमियमाइजेशन वाली सेगमेंट है वहाँ पे भी जो है हमने देखा है कि स्ट्रॉन्ग बुलिश कमेंट्री आ रही है। और हमने कल कैंपस एक्टिवेयर के स्टॉक में भी देखा था, नतीजे बहुत स्ट्रॉन्ग आए थे, स्टॉक में उछाल आई थी। श्रीराम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो यहाँ पे भी रेवेन्यू देखें तो 150% बढ़ा है, रिजल्ट बहुत स्ट्रॉन्ग आए। लेकिन याद रखिए ये एक टाइप का अकाउंटिंग एडजस्टमेंट भी होता है जहाँ पे रेवेन्यू रिकॉग्निशन जो रियल्टी कंपनीज करती है, तो उसके कारण भी रेवेन्यू में जो है आप देख रहे हैं बड़े नंबर्स देखने मिल रहे हैं। हाल ही में लिस्टेड कंपनी आधार हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पे नतीजे स्ट्रॉन्ग आए हैं, नेट प्रॉफिट 40% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। वही स्मॉल कैप कंपनी EFCI कह सकते हैं कि आपके रियल एस्टेट के जो कोवर्किंग सोल्यूशन है, इंटीरियर फिटिंग सोल्यूशन कंपनी, यहाँ पे नतीजे स्ट्रॉन्ग आए, नेट प्रॉफिट 211% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। नौसिल की बात करें तो सीक्वेंशियली वीक सेट ऑफ नंबर्स आया है और लगभग 180 बेसिस पॉइंट्स का गिरावट जो है मार्जिन्स में देखने मिला है। IGC हैवी इंजीनियरिंग कैपिटल गुड स्टॉक है। ऑफकोर्स यहाँ पे ऑर्डर के ऊपर रनअप भी देखने मिला था, लेकिन अब स्टॉक में जो है सेलिंग प्रेशर आ सकता है क्योंकि यहाँ पे नंबर्स वीक आए हैं, एग्जीक्यूशन थोड़ी कम हुई है। SGVN की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे रिटेल का वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक्स है इस रैली में। यहाँ पे आप देखेंगे कि एबिडा मार्जिन बड़ा गिरा है, 1160 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा का गिरावट आया है। तो यहाँ पे थोड़ी नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर देखने मिल सकते हैं। और ऑलरेडी हमने देखा था सोलारा एक्टिव फार्मा के स्टॉक में, यहाँ पे ऑलरेडी थोड़ी सेलिंग आ रही थी पिछले 2 से 3 हफ्ते में। और यहाँ पे आप देखिए नंबर्स भी वीक सेट ऑफ नंबर्स कंपनी ने रिपोर्ट किए और अक्रॉस सेगमेंट्स रेवेन्यू, पैट, एबिडा तीनों ही एनालिस्ट एस्टिमेट से कम आए हैं। तो ओवरऑल मिले जुले सेट ऑफ नंबर्स आ रहे हैं। और यहाँ पे जो है आज आखिरी दिन है ओवरऑल अर्निंग्स का, तो कल जो है हमारी पूरी कंप्लीशन हो जाएगी और पूरा होमवर्क, लेखा जोखा, निफ्टी, ब्रॉडर इंडेक्सेस सब आपके सामने हम ले आएंगे। ठीक है, तो ये तमाम नतीजे और एक बार फिर से लिस्ट आपको दिखा देते हैं क्योंकि कल जो नतीजे आए हैं ज़्यादातर नतीजे अच्छे आए हैं। उसमें टाटा स्टील, कमिंस, GMR एयरपोर्ट्स, बाटा इंडिया, सुप्रजीत इंजीनियरिंग, श्रीराम प्रॉपर्टीज़, RHI मैग्नेसिटा, हेरिटेज फूड्स, जेनेस पावर, आधार हाउसिंग, एंटेरो हेल्थ, HOEC, सामी होटल्स। इसके अलावा अनुमान के मुताबिक अगर नतीजों की बात करें तो उसमें लेमन ट्री रहा है। और कमज़ोर नतीजों की अगर बात करें तो सोलारा एक्टिव, SJVN, ISGEC इंजीनियरिंग और ड्रेजिंग कॉर्प, नोसिल, ये कुछ नतीजे आए हैं अनुमान से कमज़ोर। लेकिन शरद ये बताइए कि खबरों के दम पर आज फोकस कहां पर रहेगा, स्टॉक्स की न्यूज़ क्या है? जी बिल्कुल, फोकस में सबसे पहले रहेगा ईडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज। और यहाँ पे हमें पता ही है RBI जिस तरह अपना आप कह सकते हैं रिस्ट्रिक्शंस डाल रहे हैं BFSI स्पेस में, यहाँ पे भी उन्होंने रिस्ट्रिक्शन उनके आर्म्स को डाला है कि ECL फाइनेंस है और एक है ईडलवाइज ARC। ECL फाइनेंस में स्ट्रक्चर ट्रांजैक्शन को लेकर रोक लगा और जो ARC है वहाँ पे जो एसेट एक्विजिशन है या कोई सिक्योरिटी रिसीट ARC खरीदता है उस पर भी पाबंदी लगी है। और ओवरऑल यहाँ पे जो है इंटर ग्रुप एंटिटीज़ के ऊपर जो है वो कंसर्न उन्होंने रेज किया है। तो ऑफकोर्स थोड़ी नेगेटिव इम्पैक्ट स्टॉक में देखने मिल सकता है। दूसरा स्टॉक रहेगा CSC। एक माइनर फायर इंसिडेंट हुआ है कंपनी के सब्सिडरी हल्दिया प्लांट में जो बंगाल में लोकेटेड है। एनालिस्ट का मानना है कि इम्पैक्ट माइनर है और इंश्योरेंस से कवर हो जाएगा। इंडिया मार्ट इंटरमेश एक इम्पॉर्टेंट SaaS एक्विजिशन किया है। SaaS जब मैं बताता हूँ तो उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अब यहाँ पे 10% स्टेक उन्होंने ED5 में लिया 90 करोड़ के टोटल वैल्यू पे। जो डील का वैल्यूएशन हुआ है वो सस्ता हुआ है, प्राइस टू सेल्स उनका 7.6 टाइम्स है FY23 का। और इंडिया मार्ट जो है जाना जाता है सस्ते एक्विजिशंस के लिए। जो ऑफकोर्स मार्केट का जो रेट है SaaS का वो 15 से 20 मल्टीपल पे जनरली होता है और उनका EV टू सेल्स मल्टीपल भी ऑलमोस्ट 11 टाइम्स का है। आज लेकिन 3 अहम ब्लॉक डील हो सकते हैं, 9 से 9:15 के बीच जो है हम बिजी रहेंगे। RR केबल TPG एशिया 5% स्टेक की बिकवाली कर सकते हैं 1000 करोड़ में, डिस्काउंट 4% का रहेगा। के फिनटेक में जनरल अटलांटिक सिंगापुर लगभग 7% स्टेक बेच सकता है 830 करोड़ में, जिसका डिस्काउंट 4% पे रहेगा। और इंटरेस्टिंगली जो तीसरा स्टॉक है जिसमें ब्लॉक है वो है IRB इंफ्रा। यहाँ पे लेकिन प्रमोटर्स की माल जो है बिकवाली हो सकती है 4% स्टेक का, जिसका वैल्यू 1500 करोड़ का है, पर डिस्काउंट यहाँ पे ज़्यादा है, 13% तक हो सकता है। सातवां कंपनी है रामको सिस्टम। यहाँ पे अगर बात करें तो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप किया है मलेशिया बेस्ड रामसल ग्रुप के साथ एंटरप्राइज एप्लीकेशंस के लिए।
और इंटरेस्टिंग बात बता दूँ, ये सिर्फ मलेशिया के लिए नहीं है, ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया में इनका काम होने वाला है, लेकिन जो रजिस्ट्री हुई है वो आपका मलेशिया में हुआ है, तो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। कैप्साइट इंफ्रा 100 करोड़ रेज करेंगे एनसीडी जरिए। और आखिर में जुपिटर वैगन्स के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग अप्रूवल आया है आपके ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया से, जहाँ पे वो कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं बैटरी ऑपरेटेड लाइट कमर्शियल व्हीकल्स के लिए। तो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कंपनी के लिए, उनके आर्म के लिए, और स्टॉक में पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है। तो ये अहम स्टॉक्स हैं जहाँ पे आज के आपकी नज़र होनी चाहिए। ये पूरी लिस्ट सामने रखने के लिए तो नतीजों के दम पे कहाँ दिख सकता है एक्शन और साथ ही खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं वो हमने जाना, पर अब आइए समझते हैं कि ब्रोकरेजेस के रडार पे कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं नतीजों के बाद कहाँ पे आई हैं रिपोर्ट्स। और अशेषा हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी लिस्ट लेकर। अशेषा, वेरी गुड मॉर्निंग, बताइए कहाँ पे है आज रिपोर्ट्स? सबसे पहले कमिंस की बात करते हैं तो बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है नतीजों के दम पर। नतीजे काफी अच्छे थे, मार्जिन बीट दिखा कमिंस पर, जिसके चलते नोमुरा की रिपोर्ट आई है। उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है और 3040 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। उनका मानना है कि नतीजे काफी अच्छे थे और लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी की बात करें तो आउटलुक काफी पॉजिटिव है, तो न्यूट्रल की रेटिंग और 3040 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य कमिंस पर। इसके अलावा यूरेका फोर्ब्स पर भी नोमुरा की रिपोर्ट आई है। उन्होंने स्टॉक को अपग्रेड किया है, खरीदारी की राय दी है, टारगेट प्राइस घटाकर 534 रुपीस प्रति शेयर कर दिया है। उनका मानना है कि टेलविंड्स काफी अच्छे हैं, मार्जिन एक्सपेंशन कंपनी रिपोर्ट कर सकती है और वैल्यूएशंस भी अट्रैक्टिव है, जिसके चलते उन्होंने स्टॉक को अपग्रेड कर अब खरीदारी की राय दी है। इंटरग्लोब एविएशन पर भी आज बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है एक्सिस कैपिटल की। उन्होंने इंटरग्लोब एविएशन को अपग्रेड किया है, खरीदारी की राय दी है। टारगेट जो पहले 4100 रुपए था वो अब बढ़ाकर 4700 रुपए प्रति शेयर कर दिया है। उनका मानना है कि कंपटीशन स्टेबल रही है, एटीएफ प्राइसेस भी स्टेबल रहे हैं, लेकिन टिकट प्राइसेस बढ़े हैं सप्लाई कंसर्न्स के चलते। तो सभी फैक्टर्स कंपनी के फेवर में है, जिसके चलते अपग्रेड कर उन्होंने अब खरीदारी की राय इंटरग्लोब एविएशन पर दी है। इसके अलावा टाटा स्टील के नतीजे आए थे, नतीजे काफी अच्छे थे। जेफरीज ने खरीदारी की राय बरकरार और 200 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। यूरोप एबिटा पर टन सिग्निफिकेंटली नैरो हुआ, जो एक पॉजिटिव था, जिसके चलते 200 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य। लास्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की रेटिंग उन्होंने बरकरार रखी है, 3100 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। उनका मानना है कि न्यू एनर्जी गीगा फैक्ट्रीज का बेनिफिट फर्स्ट हाफ ऑफ FY24 में फ्लो हो सकता है। तो कई सारे पॉजिटिव्स है, जिसके चलते उन्होंने ओवरवेट की रेटिंग बरकरार और 3100 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य रिलायंस इंडस्ट्रीज पर रखा है। ठीक है, तो ढेर सारी रिपोर्ट्स हैं जहाँ पे रखनी है नज़र, और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे भी नज़र रहेगी, और साथ ही टाटा स्टील नतीजों के दम पे भी यहाँ पे दिख सकता है एक्शन। कुछ ही समय में जानेंगे कि कैसे रहे हैं टाटा स्टील के नतीजे और कौन से चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुख करेंगे हमारे अगले सेगमेंट निकुंज की नज़र का। हमारे साथ ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज दालमिया जुड़ चुके हैं। निकुंज सर, वेरी गुड मॉर्निंग। रोज हम आपसे फिलहाल तो यही सवाल पूछ रहे हैं कि इलेक्शन से पहले क्या रणनीति चाहिए। कल हमने जिस तरीके की कमेंट्री या ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट आ रही थी उस पर चर्चा की, पर कल फिर से एक बार थोड़ा सा मूड और माहौल शेकअप होते हुए दिखा। इस बीच ग्लोबल मार्केट का सेटअप थोड़ा बिगड़ता हुआ दिखा, साथ ही FIIs की सेलिंग रुकने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में क्या रणनीति अब बनानी चाहिए, क्योंकि रोल ओवर्स भी इतने एक्साइटिंग नहीं लग रहे, तो आप कैसे रीड कर रहे हैं सारी चीज़ें? देखिए, मार्केट की जो पोजीशनिंग है इस समय, आप ये नहीं बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा नर्वस है और बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है। जी हाँ, लास्ट थर्सडे फ्राइडे हमने देखा था मार्केट में थोड़ा उछाल आया था, मंडे भी ट्रेड ठीक ठाक थी, मगर पिछले 2-3 दिन के अंदर ट्रेड के अंदर अच्छी खासी हमने देखा मुनाफा वसूली हुई है। मार्केट के अंदर 3 या 4 कंपोनेंट्स हैं, उनकी पोजीशनिंग समझ लेते हैं। FIs जो एक दिन की खरीदारी, मगर उसके बाद लगातार बिकवाली का ट्रेंड उनका अभी भी जारी है।
इसका मतलब यह है कि विदेशी संस्थागत निवेशक इन द रन अप टू द इलेक्शन नर्वस हैं। ग्लोबली इस समय कोई बहुत हमने दिखाने की इमर्जिंग मार्केट में आउटफ्लोज हैं, तो जो सेलिंग हो रही है वो इंडिया स्पेसिफिक है। इंडिया में डिफरेंट क्या है जी, अर्निंग्स तो अच्छी हैं, मैक्रोज अच्छे हैं, मगर फिर क्या परिवर्तन हुआ है? परिवर्तन ये हुआ है कि एफआई इलेक्शन से पहले इस समय कॉशियस है। सेकंड आप आइए म्यूचुअल फंड्स इस समय फुल्ली इन्वेस्टेड हैं। म्यूचुअल फंड्स इस समय कैश पर भी बैठे हैं, मगर वो बाय एंड लार्ज फुल्ली इन्वेस्टेड हैं। फिर आप बात करते हैं HNI इन्वेस्टर्स की। HNI इन्वेस्टर्स की 2 या 3 दिन में हमने देखा है कि थोड़ी बहुत बिकवाली ज़रूर आ रही है, जिससे मोदी स्टॉक्स बोल रहे थे। मैं कई दिनों से बात कर रहा हूँ कि मोदी स्टॉक्स में आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, मुनाफा वसूली करनी चाहिए, वह दिख रहा है। फिर आपके आते हैं जो टिपिकल ट्रेडर है, जो निफ्टी, बैंक निफ्टी उन पर रहते हैं, जो कि इस पूरे इवेंट को एक प्रकार की वहाँ पर एक लॉन्ग या शॉर्ट हो, मगर एक वॉलेटाइल, क्योंकि इवेंट के दिन स्विंग रहेगा सबका ये मानना है, तो वॉलेटिलिटी के लिए वह अपने पोर्टफोलियो को या अपनी ट्रेड्स को पोजीशन कर रहे हैं। इस समय रोल ओवर कम है, प्रीमियम बहुत ज़्यादा नहीं है, रोल ओवर कम प्रीमियम, एफआई सेलिंग, कुल मिलाकर के तो मार्केट की जो पोजीशनिंग है इस समय कोई बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि एवरीबडी इज़ ऑन द सेम साइड ऑफ द बोर्ड। हालांकि लेवल्स ऑल टाइम हाई के आसपास हैं, मगर जो पार्टिसिपेशन है, अंडरलाइंग पार्टिसिपेशन, इस समय मार्केट के अंदर डर नहीं है, मगर उत्साह भी नहीं है। तो ना डर दिख रहा है, ना उत्साह दिख रहा है, कोई क्लियर कट यहाँ पर डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से हम देख रहे हैं कि थोड़ा कॉशियस इस वक्त बाजार नज़र आ रहा है। एंड ऑफ कोर्स जो क्लैरिटी मिलेगी वो एग्जिट पोल और नतीजों के बाद यहाँ पर मिलते हुए दिखाई देगी। अब थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा कर लेते हैं। और निकुंज सर, कल 2 बड़े नतीजे आए। पहले तो टाटा स्टील पर बात करेंगे, नतीजे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं, कैसे रीड किया आपने नंबर्स को? देखिए, टाटा स्टील के जो नतीजों की बात कर रहे हैं वह गई तिमाही की बात कर रहे हैं, मगर मेटल क्षेत्र के अंदर इस तिमाही के अंदर, जिसे हम कहते हैं अप्रैल मई जून की जो तिमाही है, इसके अंदर हमने देखा है कि तेज़ी देखने को मिली है। इन्होंने गई तिमाही के अंदर यूरोप के अंदर जो लॉस था $110-115 पर टन, वो शायद $40 हो गया, बड़ा स्विंग आया है। तो अगर ये ट्रेंड रहा ग्लोबली स्टील प्राइसेस का, चाइना में जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सेकंड हाफ ऑफ दिस ईयर में टाटा स्टील के यूरोपियन बिजनेस में मुनाफा आ जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, बिकॉज जो मुनाफा उनका जो यूरोपियन बिजनेस था, एक प्रकार का उनका पेन पॉइंट रहा है। वहाँ पर अगर मुनाफा आता है, बिकॉज स्टील के अंदर ऑपरेटिंग बेनिफिट्स आते हैं, ऑपरेटिंग लेवरेज के बेनिफिट्स आते हैं, तो सीधा बॉटम लाइन भागती है। तो मुझे लगता है कि टाटा स्टील के लिए अगर ये नतीजे और ये ट्रेंड मजबूत रहा, जहाँ की स्टील प्राइसेस ऊपर है, कोल प्राइसेस ऊपर ज़्यादा नहीं है, आयरन ओर नीचे है, मगर फिनिश प्रोडक्ट्स ऊपर जा रहे हैं, तो टाटा स्टील के लिए FY25 अच्छा साल हो सकता है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक में स्कोप टू आउट परफॉर्म अभी है और रहेगा। ठीक है, स्कोप है परफॉर्म करने का और आगे भी रहेगा। निखुल सर, गुड मॉर्निंग। कमिंस की बात करें, स्टॉक तो वैसे 6 महीने में डबल हो गया है, लेकिन नंबर स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। प्रॉफिट में 50% का जंप है, मार्जिन 6% का बढ़िया इंप्रूवमेंट, आय में भी 20% की बढ़िया वाली ग्रोथ है। कमिंस, यहां से आपको कैसा लग रहा है सर? अभिषेक, नतीजे बहुत अच्छे थे, हालांकि कॉन कॉल हुआ नहीं है, मगर मेरा मानना है कि कॉन कॉल के बाद अपग्रेड्स आएंगे उसके। 1 सेकंड, कमिंस का जो पी मल्टीपल है 50 to 60 टाइम्स है, डिपेंडिंग ऑन द एस्टिमेट यू लुक एट, मगर इस नंबर्स, ये जो नंबर आ रहे हैं वो इस नंबर्स को जस्टिफाई करते हैं कि इतना एक्सपेंसिव पी मल्टीपल उसका टिका रहेगा। तीसरा, अगर आप देखें तो कमिंस के अंदर जो ग्रोथ आ रही है, वह ग्रोथ से टॉप लाइन से ज़्यादा बॉटम लाइन में ग्रोथ आ रही है। तो भैया, टॉप लाइन ग्रो कर रहे हैं, बॉटम लाइन अगर ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है मार्जिन या आपकी जो रिटर्न प्रोफाइल या रिटर्न रेशियोज आपके इंप्रूव हो रहे हैं, जो कमिंस के नंबर्स में दिख रहा है मेरे को। मेरा यह मानना है कि हालांकि एक्सपोर्ट का जो एक्सपोर्ट्स होते इतने अच्छे नहीं थे, उसके बावजूद भी इनका जो डोमेस्टिक मार्केट है उसमें डिमांड काफ़ी अच्छी आ रही है। और एक इंटरेस्टिंग जगह से डिमांड आ रही है अभी, अभिषेक, जो मैंने जब डिटेल्स पढ़ी तो मुझे समझ में आया, डेटा सेंटर्स से। देखिए, दुनिया का 20% डेटा हिंदुस्तान जनरेट करता है, मगर हिंदुस्तान के अंदर दुनिया का केवल 3% डेटा स्टोर होता है। तो अगर आप 20% डेटा जनरेट करते हो और आप केवल 2% स्टोर करते हो, तो आने वाले समय में डेटा सेंटर की डिमांड बढ़ेगी। डेटा सेंटर्स के अंदर एक लगातार इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, इसके अंदर बैकअप्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। हॉस्पिटल जैसे होते हैं कि ऑपरेशन हो रहा है, अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएट हो गई तो आपके बैकअप होता है, तो डेटा सेंटर में वही होता है। तो मुझे लगता है कि जो जेनसेट की डिमांड्स हैं वो डेटा सेंटर से बहुत आएगी। और दूसरी, अगर हाई राइजेज इंडिया में आ रही है जो हम देख रहे हैं, उसमें भी बैकअप्स काफ़ी होते हैं। आप लिफ्ट में जा रहे हैं, भगवान न करे अटक जाएँ, तो बैकअप्स होते हैं वो। तो कुल मिलाकर के मुझे लग रहा है कि इनके 2 बड़े ग्रोथ फ्रंटियर्स आने वाले हैं आने वाले सालों में, डेटा सेंटर एंड हाई राइज बिल्डिंग्स।
ठीक है, तो ये नज़रिया कमिंस को लेकर है, पर निकुंज सर आज हिंदी पत्रकारिता दिवस भी है, तो हम आपको भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे उसका कि आज 30 मई है और साथ ही 1826 से इसकी शुरुआत हुई थी और इसकी शुभकामनाएं आपको भी। देखिए हमारी इटीना स्वदेश पे क्या हमेशा एक मुहिम सी रही है कि बढ़ो बदलो देश के साथ, और जिन मजबूत स्तंभ पर इटीना स्वदेश और इटीना ब्रांड की नींव है वो सबसे इम्पोर्टेंट इंटेग्रिटी। और पत्रकारिता की हम जब बात करते हैं, जर्नलिज्म की हम जब बात करते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है इंटेग्रिटी, सच्चाई को सामने लाना, निष्पक्ष बातें करना। और आई थिंक ईटी नाउ ब्रांड, भले हमारा अंग्रेजी चैनल हो या फिर हिंदी चैनल हो, इसके अंदर इंटेग्रिटी इज़ द कोर ऑफ व्हाट वी डू। सेकंड इज़ इंटेलिजेंस में हम हमेशा बताते हैं कि हम इंटेलिजेंट ट्रेंड्स आपको बताते हैं, हम आपको कनेक्शंस करके बताते हैं, ग्लोबल क्यूज़ बताते हैं, वो इंटेलिजेंस है। तीसरा इनोवेशन। अगर आप हमारी प्रोग्रामिंग देखेंगे तो उसके अंदर हम हमेशा इनोवेट करते रहते हैं, नई चीज़ें बताते हैं, नए नए तरीक़ों से आपके लिए हम न्यूज़ कवरेज लाते हैं। तो एक प्रकार की जो हमारी प्रोग्रामिंग का जो वो पूरा का पूरा फोकस रहा है, नंबर 1 इंटेग्रिटी, नंबर 2 इंटेलिजेंस एंड नंबर 3 इनोवेशन। पर सर ये सब आता है टॉप मैनेजमेंट से, तो मैं आपको भी शुक्रिया करना चाहूँगी क्योंकि जिस तरीके से आप पॉजिटिव एनर्जी या वो पूरा माहौल देते हैं हम सबको आगे बढ़ने के लिए और हमारे दर्शकों के लिए अच्छा काम करने के लिए, तो उसके लिए आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही आज के इस दिवस के लिए शुभकामनाएं भी। थैंक यू वेरी मच। कांग्रेचुलेशंस टू एवरीबॉडी। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपके लिए लेकर आए हैं एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर जहां पे इस साल नेचुरल गैस को जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है। इस बड़ी खबर पर और डिटेल्स जानने के लिए चलते हैं प्रकाश प्रियदर्शी के पास। प्रकाश बताइए। देखिए, ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है क्योंकि ऑयल सेक्रेटरी ने इस बात को एक्नॉलेज किया है कि डोमेस्टिक गैस इंडस्ट्री की अगर बात करें तो जो टैक्सेशन का मसला है नेचुरल गैस के ऊपर वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट मसला है और एक बड़ी चुनौती है इंडस्ट्री के सामने। ऑयल सेक्रेटरी ने इस बात को एक्नॉलेज किया है। हालांकि उन्होंने कहा कि सरकार ने कई तरह की इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं कि जो डोमेस्टिक गैस प्रोडक्शन है, नेचुरल गैस प्रोडक्शन की बात करें, उसको बढ़ाने के मकसद से ताकि कंजम्पशन बढ़ाई जा सके और जो टारगेट है कि ओवरऑल एनर्जी मिक्स में गैस की जो खपत है वो 15% होनी चाहिए, इस टारगेट को अचीव किया जा सके। लेकिन जो डोमेस्टिक टैक्सेशन का मसला है नेचुरल गैस के ऊपर वो काफ़ी बड़ा मसला है और उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हालांकि उन्होंने कहा कि कुछ स्टेप्स लिए गए हैं, चर्चा चल रही है, लेकिन अभी भी बड़े फैसले लेने की ज़रूरत है और इस बात की उम्मीद की जा रही है कि चालू वित्त वर्ष में टैक्सेशन के मसले पर सरकार कुछ अहम फैसले लेगी। जहां तक नेचुरल गैस को जीएसटी के तहत लाने का सवाल है, जो कि एक बड़ी चुनौती है, इस मसले पर उम्मीद जताई है ऑयल सेक्रेटरी ने कि चालू वित्त वर्ष के दौरान इस बात की संभावना है कि नेचुरल गैस को जीएसटी के दायरे में लाई जाए। साथ ही साथ हालांकि ऑयल मिनिस्ट्री ने पहले भी इस मसले पर वित्त मंत्रालय से संपर्क किया है, सिफारिशें भेजी है, इस मसले पर कुछ चर्चाएं भी हुई है, लेकिन अभी तक अंतिम फैसला नहीं हुआ है। लिहाजा उम्मीद की जा रही है कि 4 जून के बाद जब नई सरकार केंद्र में आएगी वो बड़े फैसले लेगी, कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स लेगी और उम्मीद की जा रही है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान नेचुरल गैस को जीएसटी के दायरे में लाने में सफलता मिलेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश, ये पूरी डिटेल्स हमारे सामने रखने के लिए। इस बीच हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट मयूरेश जोशी भी जुड़ चुके हैं। मयूरेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे ही समझना चाहेंगे कैसे देख रहे हैं आप इस खबर को और क्या कुछ इम्पैक्ट ये ला सकती है पूरे गैस सेक्टर पे, क्योंकि नेचुरल गैस को जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है, ऐसी बातें चल रही हैं। फिलहाल अगर आपके पास कुछ आंकड़े हों कि किस तरीके से यहाँ पे टैक्सेशन होता है और इस मूव के बाद क्या कुछ इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है कंपनीज पे। मॉर्निंग सृष्टि, आई थिंक लार्ज पार्ट ऑफ द मार्केट या एक मार्केट पार्टिसिपेंट्स की जो एक एक्सपेक्टेशन थी कि दिस शुड गेट इंक्लूडेड, क्योंकि जो सिनर्जिस्टिक बेनिफिट्स हैं आई थिंक ये कम्प्लीटली प्ले आउट हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इवन द पास थ्रू प्राइसेस, क्योंकि अभी भी अटकलें लग रही थी इनपुट कॉस्ट को लेके, रियलाइजेशंस को लेके, और अगर जीएसटी के दायरे में आता है तो एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस हो सकता है सारी गैस कंपनीज के लिए। दूसरा ये नहीं भूलना चाहिए कि आई थिंक जो एक सरकार की मुहिम रही है टू
ensure that the entire gas consumption goes up from 6 to 15 odd percent. ये आई थिंक एक बहुत बड़ी चीज रहने वाली है, और इसलिए स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन शायद सरकार ले रही है, स्ट्रक्चरली, रेगुलेटरी एंड फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव इन टर्म्स ऑफ इंश्योरिंग कि अगर नए प्लेयर्स भी आए तो नए जोग्राफिकल एरियाज भी एक्सपांड हो, जहाँ पे अगर कंपनीज को इन्वेस्ट भी करने पड़े, जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है that can come quickly because of the absorption in terms of gas utilities. तो कहीं ना कहीं I think step in the right direction है for a lot of the city gas distribution companies in my opinion. आज नज़र रहेगी सभी नेचुरल गैस से जुड़ी कंपनीज पे और साथ ही सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पे भी हमारा फोकस रहेगा। देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा किस तरीके से इनमें प्राइस एक्शन होता है। चलिए अब वक्त है कुछ बेहतरीन रणनीति जानने का, और हमारे साथ आईएफएल सिक्योरिटीज से डायरेक्टर संजीव भसीन जी जुड़ चुके हैं। संजीव जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए, हमेशा की तरह। और पहले तो कांग्रेचुलेशन आपको, कल जो आपने कॉल्स दी थी आईबी रियल एस्टेट, अदानी विल्मर, कल के कमज़ोर बाजार में भी दोनों ही स्टॉक्स ने अच्छा प्रदर्शन किया, करीब 2-2% की तेज़ी वहाँ पर देखने को मिली। तो यहाँ पर क्या कुछ रिविजन करना है स्टॉप लॉस में या टारगेट में, और अपने आज के भी पिक्स आप बताइए। हाँ, गुड मॉर्निंग पूजा, आपको भी, सृष्टि और अभिषेक। आपने दो तो कल के कह दिए, इस महीने के दो नहीं कहे। 9.5 रुपए वाला रतन पावर 18 रुपए हो गया, एक महीने में दुगना। और पूजा जी, ये उस समय हुआ है जब बाजार में कोई बायर नहीं था, 22,000 रुपए खड़े होके कहा था सृष्टि को और अभिषेक को, आपसे थे नहीं कि 18 जाएगा। उस समय हंस रहे थे पीछे कि संजीव जी क्या शेयर बोल रहे हो। खैर 18 भी अब कम लगता है, 22-24 रुपए लग रहा है। इंडिया बुल रियल एस्टेट तो आप लेके भूल जाओ, 250 रुपए का भाव आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। एम्बेसी से बड़ा प्लेयर नहीं, और उसकी फ्लैगशिप कंपनी ये है। आज के लिए आपके लिए 3 पिक्स हैं, और अभी भी मैं होल्ड करता हूं। अडानी विल्मर इज एन अनबिलीवेबल प्ले, क्योंकि एडिबल ऑयल में वो नंबर 3 हो गया वर्ल्ड में, और इंडिया में रुचि के बाद उसका जो मार्केट शेयर है वो इंक्रीज हो रहा है। दे आर जस्ट 3 प्लेयर्स। आज के लिए 3 पिक्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। जी जी जी, बताइए संजीव जी। देखिए, सबसे पहले लीजिए यूग्रो कैपिटल। यूग्रो कैपिटल एक एनबीएफसी है जहां लेड बाय सचिंद्र नाथ, एक्स रेलीगेयर, जिसने रेलीगेयर को जेनिथ पे पहुंचाया, और फास्टेस्ट ग्रोइंग एनबीएफसी है। को लेंडिंग के अलावा इन्होंने अभी एक्विजिशन भी की है, फिनटेक कंपनी माई शुभ लाभ, और 1300 करोड़ रुपया अभी इन्होंने जुटाया है फ्रॉम फैमिली ऑफिसेज इन सीसीडी एंड डेट। तो इसका मतलब कैपिटल एडिक्वेसी है। आपको पता है 2021 में इनका प्रॉफिट 28 करोड़ था, 4 साल में 1193 हो गया। प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिव प्रॉफिट 2950 है, और जो निम है वो 8.5 है। साथ में ROI हैज ग्रोन टू 18%, इवन मोर देन एचडीएफसी। ये नेक्स्ट चोला फाइनेंस है इन द मेकिंग। दूसरी बात, जो सीसीडी पे वारंट कन्वर्जन है वो 264 पे है, विच इज द प्रेजेंट प्राइस। तो आपके पास टॉप, इसमें तो बॉटम है ही नहीं, इसमें तो मैंने नीचे जाने की गुंजाइश ही नहीं है। 2600 करोड़ के मार्केट कैप पे 1.8 टाइम प्राइस टू बुक, ये शेयर यहां से दुगना हो जाएगा। आप 350 के लिए अभी करिए, उसके बाद 400 का रिवाइज करेंगे। लेकिन यूग्रो कैपिटल मस्ट बी इन योर पोर्टफोलियो। दिस इज माय टॉप पिक फॉर दिस ईयर। दूसरा मेरा पिक है एचडीएफसी लाइफ, आर्ग्यूबली द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंश्योरेंस कंपनी आफ्टर एसबीआई, लेकिन जो उनकी रीच अब एक्साइड के टेक टर्नओवर के साथ है उसमें बहुत कंफर्ट है। प्लस राइजिंग यील्ड्स मीन के इनका ट्रेजरी इनकम विल बी मच फास्टर। 599 का पहला टारगेट है और 539 का स्टॉप लॉस। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट मेरा पिक है आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक मैंने पहले भी कहा है, मुझे आर्ग्यूबली ये सबसे बढ़िया बैंक है। इसमें देखिए कोई प्रमोटर के पास 2% से स्टेक ज्यादा नहीं है। लार्जेस्ट शेयर होल्डर महिंद्रा है, एमएनएम 4% स्टेक, और ये आगे जाते हुए ये बैंक मेरे हिसाब से बहुत अच्छा टेक ओवर टारगेट है। निम्स हैव स्टेबलाइज, आरबीआई की रिस्ट्रिक्टिव से बाहर हो गया, आरबीआई का डायरेक्टर हट गए, और मुझे लगता है ये शेयर री रेट हो जाएगा। 275 का पहला टारगेट है, 275 टपा तो 320 तक का टारगेट जाएगा। लेकिन यूग्रो कैपिटल इज माय टॉप पिक, जो मेरे को इस साल के लिए एनबीएफसीज में आउट परफॉर्म करेगा। दिस कैन बी द नेक्स्ट चोला इन द मेकिंग इन द नेक्स्ट 2 years।
ठीक है, ये तीन के तीन जो तिकड़ी है तेजी की, इस पर आप ज़रूर फोकस कीजिए और वसीम साहब के शेयरों पर विशेष नज़र बना के रखिए। जीता जागता साक्षात उदाहरण है। आप देखिए रतन इंडिया पावर 9.5 पौने 10 रुपए के भाव पर रिकमेंड किया था और वो शेयर आ गया है अब 80% के आसपास की तेज़ी दिखा के ऊपर। आरबीएल बैंक 275 रुपए का टारगेट आप लेके चलिए, इसमें आपको सलाह है। यूग्रो कैपिटल पर वसीम साहब बुलिश हो रहे हैं, ये भी शेयर आपके फोकस में होना चाहिए। रतन इंडिया पावर देखिए, महीने भर में 80% ये शेयर चल चुका है। बेहतरीन, चलिए अब शुरू करेंगे अपना खास सेगमेंट रिजल्ट एक्सपर्ट। वसीम साहब शुरुआत करेंगे। जीएमआर एयरपोर्ट के नतीजे से लॉस इनका कम हुआ है और रेवेन्यू में 30% के आसपास का उछाल है। जीएमआर एयरपोर्ट नंबर वैसे स्ट्रांग है, आपकी राय क्या होगी इस पर? साहब सर 2,500 करोड़ की टर्नओवर पे कंसोलिडेटेड 914 करोड़ का प्रॉफिट, 38 से 40% का एबिटा मार्जिन जो बढ़ गया है और वो ये बता रहा है कि हैदराबाद का एयरपोर्ट हैज कम वेरी फास्ट ऑनलाइन और कैश क्रिएटिव हो गया है। जो लॉस है वो कम हो गया है, लेकिन वो इसलिए है क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट इतने बड़े प्रोजेक्ट में ज्यादा। लेकिन जिस तरह से रेवेन्यू ग्रोथ और एयर ट्रैफिक है, इट इज नाउ द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड और जो गोवा का एक्सपेंशन है उस पर जो पैसा लग रहा है वो भी 1-2 क्वार्टर में कैश क्रिएट, ये 3 क्वार्टर के बाद कैश पॉजिटिव हो जाएगा। शेयर अनबिलीवेबल प्ले है ऑन पैन इंडिया, ऑन ट्रैवल, टूरिज्म एंड दी एरो सिटी, जो चारों चीजें इसके चारों चीजें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मुझे नंबर्स बहुत पसंद है, तो 100 का पहला आंकड़ा है लेकिन ये 120 तक भी जा सकता है अगर आप साल के एंड तक रोड करें। होल्ड एंड बाय इफ यू गेट, बाय डू अ सिप, बाय मोर एंड बाय मोर ऑन डिक्लाइन इफ यू गेट इट। 120 तक गिरावट पर खरीदारी की सलाह है जीएमआर एयरपोर्ट में। बाटा भसी साहब, आज कल आप कह रहे थे कि कैंपस से निकल के बाटा में शिफ्ट कर जाइए। बाटा देखिए स्ट्रांग नंबर्स पोस्ट किए हैं, रेवेन्यू 2.5% बढ़ी है, हालांकि प्रॉफिट के फ्रंट पर थोड़े से कमजोर नतीजे दिख रहे हैं। बाटा आपकी राय क्या है सर? सर बाय है। देखिए बाटा इज अ ब्रांड जो अब कॉन्ट्रैक्ट में चली गई है, माने लेबर कॉस्ट और उसके जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है वो कम हो गया है। ब्रांड्स उसकी और आउटलेट्स बढ़ रहे हैं, लेकिन ये सीजनल इफेक्ट है। सी अपग्रेडेशन और एस्पिरेशन विल ड्राइव यू फ्रॉम टियर 2 टियर 3 टू बाटा एज अ ब्रांड। और मुझे कोई दो राय नहीं, जूता इज अ यूनिवर्सल ट्रेड। इसमें आपको मेरे हिसाब से ये बॉटम हो चुका है। 1800 का टारगेट मुझे दिखता है इसका दिवाली पे। मेरे स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन होगी, इसमें सिप कीजिए, आउटराइट बाय कीजिए, लेकिन इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए। एफएमसीजी हैज टर्न, बरसात आने को है और रूरल इनकम विल सी दैट दिस स्टॉक विल आउटसाइड। श्रीराम प्रॉपर्टीज, इसके भी स्ट्रॉन्ग नंबर से रेवेन्यू में करीब 2.5 गुना हो गया है बढ़ के इसका, 302 करोड़ रुपए 118 करोड़ रुपए से बढ़कर, और प्रॉफिट में भी इंप्रूवमेंट है। श्रीराम प्रॉपर्टीज ये कंपनी कैसी लगती है वसीम साहब आपको? नहीं, होल्ड की रेटिंग है। देखिए प्रॉपर्टी के शेयर सारे ही बढ़ रहे हैं और श्रीराम ग्रुप का ये स्टॉक है अच्छा मेरे हिसाब से। लेकिन यहाँ पे मैं अभी भी कहूंगा इंडिया बुल रियल एस्टेट में पैसा डालिए। ये 130-32 का भाव वापस नहीं मिलेगा। 112 रुपए में तो प्रमोटर्स जो नए इन्फ्यूजन है वो आए 4,000 करोड़ के, और मुझे लगता है एम्बेसी की फ्लैगशिप कंपनी इंडिया बुल रियल एस्टेट यहाँ से दुगना हो जाएगा। ये स्टॉक आपके लिए एक बेहतरीन स्टॉक। दो नतीजे और आपसे वसीम साहब जानेंगे और दोनों के नंबर कमजोर दिख रहे हैं। एक तो है नोसिल, इसके मार्जिन में हम प्रेशर देख रहे हैं, और दूसरा है एसजेवीएन, इसके रेवेन्यू में और मार्जिन दोनों में भारी गिरावट हम देख रहे हैं। प्रॉफिट हालांकि बढ़ा है इसका एसजेवीएन का। एसजेवीएन और नोसिल दोनों पर आ दीजिए सर आप। देखिए नोसिल तो आपको पता है रबर में जो सिंथेटिक है वो प्रोवाइड करता है, इट्स अ यूनिक बिजनेस। और टायर के स्टॉक्स में भी आपने वीकनेस देखी है, मुझे लगता है सीजनैलिटी है। बट अगर मेरे को लॉन्गर टर्म देखना है और जिस तरह से ऑटोज रेव अप कर रही है, नोसिल इज अ मस्ट हैव। इट इज द लार्जेस्ट, जो ओनली वन ऑफ द ओनली 3 जो सप्लाई करती है सिंथेटिक रबर टू टायर मेकर्स, और वो एक मोनोपोली टाइप बिजनेस है। लेकिन नंबर्स आई थिंक सीजनली क्वार्टर पे वीक है, इसमें आप होल्ड कीजिए, डिक्लाइन पे लीजिए। एसजीवीएन अगेन जैसे आपको पता है संतुष्ट जल विद्युत निगम
ये एक बहुत अच्छा आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है और सीजनली क्वार्टर है, और साथ में आपको पता है वाटर सप्लाई में स्टेट्स में डिस्प्यूट चलते रहता है, इस कारण से थोड़ा इम्पैक्ट ऑन अर्निंग्स है। मुझे अगेन इस पे होल्ड की रेटिंग है। ठीक है, ये तमाम स्टॉक्स जहां पर नतीजे आए और जिन नतीजों को जानना आपके लिए ज़रूरी था कि इसमें करना क्या है, शेयरों की आगे चाल कैसी होगी, ये भसीन साहब से रोज़ हम समझते हैं रिजल्ट एक्सपर्ट में। वैसे रिजल्ट का सीज़न खत्म हो गया है, रिजल्ट एक्सपर्ट आगे अब लेकर आएंगे, आज देखेंगे कैसे नतीजे आते हैं, उसके आधार पर कर आपके लिए कुछ राय देंगे। लेकिन भसीन साहब बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। और जी भसीन साहब बताइए सर। आपने एक रिजल्ट नहीं पूछा, मेरे मन चाही शौक रहा 65, 68, 70, 90 पे का समर्दन मदरसुमी के रिजल्ट बहुत बढ़िया है, आपने शायद वो भूल गए कहना। और मेरे को मदरसन सुमी 200 रुपए का शेयर दिखता है। मैंने 65, 68, 80, 90, 100, 110 तक बोला लोगों को ले लेना। 147 का भाव है, 200 का भाव आएगा। मदरसन सुमी ने ओईएम में बेस्ट एवर रिजल्ट दिए हैं लास्ट 3 साल में। मैं आपको एज ए डिस्क्लोजर, ये हमारे पोर्टफोलियो में है। मैं आपको इसलिए कह रहा था क्योंकि मेरी रिसर्च काम आई, चाहे 2 साल लेट। जी हाँ भसीन जी, कल ड्यूरिंग द मार्केट इसके नंबर्स आए थे और जब नंबर्स इतने शानदार आए तो मेरा ध्यान आपकी तरफ इसलिए भी गया था क्योंकि जब 80-90 पे स्टॉक था तब आपने बहुत कॉन्फिडेंस दिखाया था। फिर 120 के ऊपर जब ब्रेकआउट हुआ तो हमारे सभी टेक्निकल एक्सपर्ट ने भी इसको पकड़ा था, पर अब देखिए लगभग 150 रुपये के आसपास ये काउंटर है और मैनेजमेंट की कॉमेंट्री भी अभी काफ़ी पॉजिटिव आई है। तो बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको कि निचले स्तरों से एक वैल्यू पिक कैसे पकड़े और उसको राइड करते हुए स्टॉक ने इतना ज़बरदस्त रिटर्न दिया है और हमारे दर्शकों को भी उम्मीद है कि काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिले होंगे। थैंक यू सृष्टि, बहुत बहुत शुक्रिया। पर चलिए एक बार मदरसन सुमी की जब बात ही हो रही है और स्टॉक इतनी शानदार रनअप ऑलरेडी दिखा दिया है, एक बार क्विकली चार्ट चेक भी ले लेते हैं हमारे एक्सपर्ट से। किरण, एक बार इसका चार्ट आप बता पाएंगे कि किस तरीके से दिख रहा है, क्योंकि आज ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की बात करें तो थोड़ी सी मिक्स्ड रिपोर्ट ज़रूर है। CLSA का इस पर एक डाउनग्रेड आया, उनका कहना है कि स्टॉक अब एक्सपेंसिव लग रहा है, हालांकि कुछ ब्रोकरेजेस ने इस पर अपने लक्ष्य भी बढ़ाए हैं। पर टेक्निकल सेटअप कैसा दिख रहा है इतने ज़बरदस्त रनअप के बाद? सवर्णा मदरसन सुमी की अगर हम बात करें तो ओवरऑल मंथली चार्ट पैटर्न के हिसाब से आप देखोगे तो वहां पे एक बड़ा सा असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। और वही मंथली चार्ट के ऊपर अगर आप देखोगे तो जो मोमेंटम इंडिकेटर है वो बुलिश जोन के अंदर है। आज ऑलरेडी 30th मई हो चुकी है, मतलब हम क्लोजिंग ऑफ द मंथ के आसपास है। तो कहीं ना कहीं जो मंथली चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट आया है, देयर आर वेरी गुड चांसेस के आने वाले समय में एक अच्छा रनअप हम देख सकते हैं। लेकिन एक जो कॉशियस हमें रखना चाहिए वो ये है कि करीबन दिसंबर महीने से स्टॉक हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न के अंदर है। 92 रुपीज के आसपास दिसंबर महीने की क्लोजिंग है, वहां से देखेंगे तो 47 मतलब ऑलमोस्ट 50% काइंड ऑफ रिटर्न ये 5 महीने में दे चुका है। तो देयर आर चांसेस कि एक कंसोलिडेशन जोन में जाए, लेकिन यही कंसोलिडेशन जोन में हमें बाई करना चाहिए। ओवरऑल जब तक 130 का लेवल नहीं टूटता है तब तक कोई भी गिरावट आती है हमें लॉन्ग करना चाहिए संवर्धना मदरसन। और कहीं ना कहीं 130 के आसपास आप एक्यूमुलेट कीजिए, जिनके पास है वो 125 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। और जिस तरह के ओवरऑल चार्ट पैटर्न है वापस यहाँ पे एक अपस्विंग हम देख सकते हैं, जहाँ पे 180 185 तक का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। ठीक है, तो बाय ऑन डिप्स की सलाह आ रही है संवदना मदरसन के लिए। 130 एक अच्छा लेवल है जहां पे आप इस काउंटर को लंबे समय के लिए एक्यूमुलेट कर सकते हैं। पर चलिए इस बीच हमारे साथ प्रशांत सावंत भी जुड़ चुके हैं, उनसे समझते हैं कहां पे है आज उनकी नज़र। प्रशांत, वेरी गुड मॉर्निंग, बताइए स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कहाँ पे हैं आपके? सृष्टि, गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहूंगा और ओपनिंग के लिए वेट करूंगा। अभी फिलहाल एक ही स्टॉक है जो मुझे थोड़ा कम रिस्क पे नजर आ रहा है और एक बेस पे नजर आ रहा है, वो है ITC। स्टॉप लॉस रखेंगे 421 स्पॉट और टारगेट होगा 442 442। और बाकी मुझे लग रहा है अगली जो रणनीति होगी वो ओपनिंग के करीबन 15-20 मिनट बाद डिसाइड करनी होगी। तो ITC इन स्तरों पे जो है बाय करने की सलाह आ रही है, इस पे आप एक बार ज़रूर ध्यान रखें। पर इस बीच और भी कई सारे काउंटर्स हैं जहाँ पे आज नज़र रहेगी। एक बार मयूरेश आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पावर फाइनेंसेस कंपनीज REC PFC जैसी रुकने का नाम नहीं ले रही है, गर्मी की चर्चा हम सभी कर रहे हैं, पर पावर फाइनेंसेस में जिस तरीके की तेज़ी है, वैल्यूएशंस के लिहाज से कैसे दिख रहे हैं मयूरेश? क्या PFC REC जैसे काउंटर्स में अभी भी आपका भरोसा कायम है या इलेक्शन से पहले
या इलेक्शन के बाद कोई चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं या उसको लेकर कुछ सतर्कता आपके मन में हो? ये तो स्ट्रक्चरली आई थिंक जो रिन्यूएबल्स की एक मुहिम सरकार ने चलाई है 500 गीगावाट, जैसे मैं कह रहा था, फ्रॉम ऑलमोस्ट 175 गीगावाट्स जो आज कैपेसिटी है। सो ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपेसिटीज आर एक्सपेक्टेड टू कम अप अगले 8 से 10 वर्षों में। ये कैपेसिटीज के लिए अच्छी खासी फाइनेंसिंग लगेगी एंड दीज कैपेसिटीज विल कम अप बोथ ऑन द पब्लिक एज वेल एज द प्राइवेट हैंड। तो पीएफसी, आरईसी, इरडा जो फाइनेंसिंग करते हैं रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स की तरफ टू अ लार्ज एक्सटेंट, आई थिंक दे विल रिमेन इन लाइमलाइट। दूसरी चीज, बिकॉज द फाइनेंसिंग विल एक्सीड 2 लाख करोड़, आई थिंक मार्केट साइज और अपॉर्चुनिटी काफी वास्ट है। A large part of these projects might and will be run by government organizations, इसलिए आई थिंक इसकी एसेट क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर्स आने की उम्मीदें बहुत कम है। दे हैव रिजॉल्व्ड देयर एसेट क्वालिटी प्रेशर्स along with improvement in earnings, जो हम देख रहे हैं with the thrust generated towards renewable energies, जो execution हो रहा है और जो टाइमली बेसिस पे इनके पास वापस पेमेंट्स आ रहे हैं along with resolutions that the government had done, तो बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रेंथन हो चुकी है। तो स्ट्रक्चरली काफ़ी टेलविंड्स हैं। क्या वैल्यूएशंस महंगे हैं? एब्सोल्युटली है। क्या पिवट लेवल के ऊपर ट्रेड करते हैं एज वी सी इट एट मार्केट्स में? एब्सोल्युटली यस। डिविडेंड यील्ड्स क्या अच्छे हैं? हाँ, तो आई थिंक इट्स अ कैच 22 सिचुएशन, क्योंकि स्ट्रक्चरली आई थिंक टेलविंड्स काफ़ी है ये सारी कंपनीज के लिए। ऑन दी अदर हैंड वैल्यूएशंस और जो प्राइस एक्शन रहा है that has been a little bit too steep. तो जिनके पास है लोअर लेवल से बने रह सकते हैं। Obviously you have to keep your risk management tools in place. The only risk that these companies face is execution. अगर एक दो तिमाहियों में कहीं ना कहीं अगर execution falter होती है तो शायद numbers पे reflect हो, and that can reflect very badly in terms of a de-rating of forward multiples. तो I think बने रह सकते हैं। Fresh investments will have to wait. तो आरईसी पीएफसी में बने रहने की सलाह है। ये रहा है पावर फाइनेंस कंपनियों पर। मयूरी जी, एक सलाह आप एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज पे भी देखिए। अभी हम जो प्री ओपन में मूवमेंट देख रहे हैं, भारी गिरावट है। आज नेगेटिव खबर भी आई है एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर। आरबीआई ने कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है इनके सब्सिडरी पर, इनकी इकाइयों पर। उसके चलते स्टॉक आज टूट रहा है। एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज, मुझे ध्यान है कुछ दिन पहले काफ़ी शानदार तेज़ी भी आई थी, स्टॉक ने अपना 52 वीक हाई भी लगाया था, लेकिन फिर से वो जो स्ट्रक्चर है वो कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है और ये भी एक बड़ी नेगेटिव खबर हम देख रहे हैं आज के लिए। एडलवाइस फाइनेंशियल कैसा लग रहा है आपको? अगर जिन्होंने निचले स्तरों पर होल्ड किया होगा उन्हें आप क्या सलाह देंगे? निकल जाए इस खबर के बाद स्टॉक से? Pooja, in my opinion, again, I think this stock has been in the news for a variety of reasons. और latest action also is a testimony जो price action आपको दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं I think you'll have to probably take it with a pinch of salt. I think क्या रिकवरी होगी, actions के वजह से क्या impact आ सकता है, existing जो book है वो कितना grow हो रहा है compared to the other peers. Their peers have been growing at a fantastic pace. Unfortunately, Edelweiss has not. और इसलिए आई थिंक जो ये स्ट्रगल कर रहा है कोर फाइनेंशियल्स को लेके, रेगुलेटर्स को लेके, लेटेस्ट हैज बीन द आरबीआई एक्शन एज वेल। आई थिंक देयर आर फार बेटर स्टॉक्स टू प्ले एट इन द ब्रॉडर मार्केट। ये है सलाह एडलवाइस फाइनेंशियल पर। 20% का यहाँ पर डाउनटिक इस वक्त देखने को मिल रहा है। इस पर एक टेक्निकल राय भी लेंगे। हमारे साथ खुश बोरा भी जुड़ चुके हैं। खुश, हम आपके पास आएंगे, लेकिन उसके पहले नज़र डाल लेते हैं उन स्टॉक्स पर जहाँ पर कि खबरों के चलते आज एक्शन एक्सपेक्टेड है। रुक करते हैं अगले सेगमेंट का। नौके नवरत्न शेयर्स और शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। शरद, बताइए। जी बिल्कुल, सबसे पहले फोकस में रहेगा टाटा स्टील। चौथे तिमाही के नतीजे स्ट्रॉन्ग आए हैं। भारत का तो कामकाजी मुनाफा एक्सपेक्टेड ही था स्ट्रॉन्ग आएगा, लेकिन इंटरेस्टिंगली जो लॉसेज है यूरोप के बिजनेस में कामकाजी मुनाफे के, वो अब धीरे धीरे कम होने लगे हैं। और इंटरेस्टिंगली जो फर्नेस है वहाँ पे जो है थोड़ी सी आप कह सकते हैं स्टॉपेज थी, अब जो है वो थोड़ी शुरुआत हो गई, थोड़ी कंट्रीब्यूशन भी हमें देखने मिला। और फर्स्ट क्वार्टर से फुल्ली जो है फर्नेस से कंट्रीब्यूशन देखेगा, रेवेन्यू में बम्प अप देखने मिल सकता है। कमेंस इंडिया के आंकड़ों की बात करें तो रेवेन्यू बीट किया एस्टिमेट्स को। जो डोमेस्टिक सेगमेंट है वहाँ पे 38% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने मिला है। और यहाँ पे जो अच्छी स्केलिंग देखने मिली है CPCB स्टेज 4 इंजन्स की, तो उसके कारण जो है डोमेस्टिक बिजनेस की परफॉर्मेंस अच्छी आई है। बाटा की भी बात कर लेते हैं, जहाँ पे चौथा तिमाही का जो नतीजा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग देखने मिला है। और जो आगे जाते हुए मैनेजमेंट की जो एक्सपेक्टेशंस है, ऑप्टिमिज्म है डिमांड रिवाइवल को लेके, उस पे जो है बुलिश नज़रिया उन्होंने बनाया है। और लगभग 27 स्टोर्स की एडिशन हुई है कंपनी ओन फॉर्मेट में। GMR एयरपोर्ट से भी बात करें तो नतीजे बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं।
एबिटा में जंप लगभग 3 गुना का आया है और कंपनी ने एक इम्पॉर्टेंट कमेंट्री कही है जहाँ पे उन्होंने कहा कि जो पैसेंजर टर्मिनल है दिल्ली का, वहाँ पे जो टोटल पैसेंजर कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट 30% से बढ़ के 10 करोड़ हो चुका है और ऑलमोस्ट वो कंप्लीशन पे है। तो ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। पांचवा स्टॉक EFCI स्मॉल कैप कंपनी है और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। नेट प्रॉफिट 211% भागा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और कंपनी की कमेंट्री स्पेशली जो ग्लोबल डिलीवरी सेंटर्स को लेके है उस पर जो है पॉजिटिव नज़रिया देखने मिला है। ईडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए नेगेटिव जो है न्यूज़ फ्लो आया है। यहाँ पे RBI ने रेस्ट्रिक्शन उनकी 2 आर्म्स पे लगा दी है, एक फाइनेंस आर्म पे लगाया है सिक्योर ट्रांजैक्शंस पे और ARC पे लगाया है एसेट एक्विजिशन को डिबार करने से। तो ऑफकोर्स मटेरियल कंसर्न्स जो है उन्होंने दिखाया है ग्रुप एंटिटीज़ के साथ, पर कंपनी ने भी जो है बयान दिया है जहाँ पे उन्होंने कहा है कि कोई ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट नहीं देखने मिलेगा। इंडिया मार्ट इंटरमेश की बात करें तो यहाँ पे 10% स्टेक जो है EDFI में अक्वायर किए 90 करोड़ के जो है टोटल डील पे और डील का जो वैल्यूएशन है सस्ता है 7.6 टाइम्स FY23 के नंबर पे और जब एक टाइप के SaaS डील है जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का डील होता है और यहाँ पे अगर इंडिया मार्ट की EV सेल्स रेशियो बताए तो वो मल्टीपल 11.4 टाइम्स में है। तो इसका मतलब सस्ता में एक्विजिशन हुआ है। बिग बोल्ड ब्रोकरेज यहाँ पे हमारा रहने वाला है स्टॉक इंटरग्लोब एविएशन इंडिगो। एक्सिस कैपिटल का यहाँ पे रिपोर्ट आया है, अपग्रेड किया है बाई से, पहले ऐड था, टारगेट प्राइस भी बढ़ा है 4100 से 4700 रुपीज़ पर शेयर का। ETF प्राइसेस स्टेबल है, कंपटीशन भी जो है आप कह सकते हैं एक टाइप से स्टेबल है और उन्होंने कहा है कि जो सप्लाई शॉर्टेज है उसके कारण एयरफेयर्स जो है अभी भी एलिवेटेड रह सकते हैं। हमारा आखिरी स्टॉक, हमारा खबर का स्टॉक, वो है आरती फार्मा लैब्स। यहाँ पे जो है कंपनी जो है एक सोलर प्लांट बना रही है अकोला महाराष्ट्र में और इंटरेस्टिंगली जो पावर प्लांट रहेगा उससे पूरे जो प्लांट है उसमें 1/3 जो पावर रिक्वायरमेंट उस प्लांट की उसको वो केटर करेगा और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो घट सकती है लगभग 25 से लेकर 30% तक और जो कैपेक्स का प्लान है वो 80 से 100 करोड़ का रहेगा। और हाल ही में इस स्टॉक ने हमने यही ट्रेंड पकड़ा था कि वो कैफ़ीन बनाती है और समर में कैफ़ीन का डिमांड ज़्यादा रहता है, उसके कारण Q4 नंबर्स में भी एक इम्प्रूवमेंट आई और Q1 नंबर्स भी एक्सपेक्टेड है कि ज़्यादा अच्छा देखने मिल सकता है, एनालिस्ट कह रहे हैं। तो ये 9 स्टॉक्स है जो आपके पास रेड रैट में होने चाहिए। राइट, तो आरती फार्मा स्टॉक्स पर नजर रखिए। तो पहले तिमाही के नतीजे भी अच्छे आ सकते हैं और इस खबर के चलते भी ये स्टॉक फोकस में रहेगा। थैंक यू शरद आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। चलिए अब हमारे साथ एक और एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं पैनल पर, कुश बोरा भी हमारे साथ मौजूद हैं। कुश, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए क्या व्यू बन रहा है आपका बाजार पर और ट्रेडिंग आइडियाज क्या होंगे आज के लिए? जी बिल्कुल पूजा, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू यू एंड टू एवरीवन ऑन द पैनल। वेल देखिए, निफ्टी में हमें वॉलेटिलिटी के लिए एम्ब्रेस करना चाहिए। एज इफ द 24 वाला विक्स वाज़न्ट इनफ, द मार्केट इज गिविंग यू दोस वाइल्ड स्विंग्स एंड शोइंग कि इलेक्शन के पहले कैसे पोजीशनिंग होनी चाहिए। अब अगर आप देखें तो 22,600 ऑन द निफ्टी एंड 48,000 ऑन द बैंक निफ्टी, इन लेवल्स के करीब जो ये रैली शुरू हुई थी 5 दिन पहले, उसका कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि न्यूट्रलाइज हो गया है जो पूरा मूव था। तो अब यहाँ से मुझे लग रहा है जो पोजीशनिंग है इलेक्शन के लिए, अगर कोई फ्रेश पोजीशनिंग करना चाहे तो लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज के लिए ढूंढना चाहिए। आई थिंक दिस मार्केट इज जस्ट क्रिएटेड अ रूम ऑन द हायर साइड टू परहैप्स move to 23,100 even higher depending on what kind of outcome is announced. तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अब जो शॉर्टिंग है थोड़ी सी एग्जैजरेटेड लग रही है। निचले स्तरों पे लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज की तलाश होनी चाहिए फॉर निफ्टी एंड द बैंक निफ्टी बोथ। जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात है, 2 पिक्स हैं हमारे। इंडिया बुल रियल एस्टेट, इस स्टॉक में अगर आप देखें तो वॉलेटिलिटी बनी रही है लेकिन एक वीक मार्केट में भी स्टॉक ने स्ट्रेंथ डिस्प्ले किया है। तो हो सकता है कि जो ये मोमेंटम है ये आने वाले कुछ दिनों में कंटिन्यू रहे 138 142 के लेवल्स तक। 139 पे एक अच्छा बेस है, 130 पे रादर एक बेस है, तो आप वहीं पे अपना स्टॉप लॉस बना के चलें। रेलवेज में काफी सारे स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। एक स्टॉक जो हमारा प्रेफर्ड पिक रहा है फॉर अ व्हाइल व्हिच इज JWL, जुपिटर वैगन्स लिमिटेड। इस स्टॉक में भी अगर आप देखें तो एक रिलेटिवली वीक मार्केट में आउट परफॉर्मेंस दिखाया है। देयर इज रिलेटिव स्ट्रेंथ, प्लस इस सेक्टर का तो पुश इस स्टॉक को ऑलरेडी मिल ही रहा है। तो 590 610 के 2 नियर टर्म टारगेट्स हैं। 555 इस लेवल पे अपना स्टॉप लॉस बना के रखें।
जुपिटर वैगन्स यहाँ पे कुछ ने शायद काफ़ी निचले स्तरों से इसको ट्रैक किया है और साथ ही इंडिया बुल रियल एस्टेट ये भी आप ले सकते हैं, इस पे भी कुछ का नज़रिया है। पर इस बीच आरआर काबिल को लेकर फोकस में ज़रूर है। काउंटर एक अर्निंग्स कैंडिडेट है, ब्रोकरेजेस के रडार पे भी है, पर उससे भी बड़ी खबर यहाँ पे टीपीजी एशिया अपनी पूरी 5% हिस्सेदारी बेच सकता था और वही 5% इक्विटी के बड़े सौदे होते हुए नजर आए हैं प्री ओपन मार्केट में। लगभग 1000 करोड़ की ये पूरी ब्लॉक डील थी। अब इस ब्लॉक डील के बाद क्या कुछ एक्शन देखने को मिलता है उस पर भी ध्यान रखेंगे, पर नतीजे काफ़ी अच्छे रहे और ब्रोकरेजेस ने भी नतीजों को काफ़ी सराहा है, टारगेट प्राइस रेज भी दिए हैं और इसी के चलते शायद आप देखिए इस बड़ी ब्लॉक डील के बावजूद भी 2% की तेज़ी के साथ स्टॉक खुलने की तैयारी कर रहा है। तो आरआर काबिल पे नज़र ज़रूर रहेगी, पर इस बीच प्री ओपन में जो रेट्स सेटल होते हुए नज़र आ रहे हैं, निफ्टी 50 जितनी गिफ्ट निफ्टी कमजोरी दिखा रहा था उससे थोड़ी सी कम कमजोरी है। यहाँ पे 87 अंकों की गिरावट जो है हम निफ्टी 50 में देख रहे हैं। बैंक निफ्टी भी एक कमजोर शुरुआत की तैयारी कर रहा है, 187 पॉइंट्स के यहाँ पे कट है। कल जो है प्राइवेट बैंकों पे काफ़ी प्रेशर था, आज देखते हैं कि कौन सा खेमा जो है भारी पड़ता है। पर इसके अलावा अगर बढ़ने वाले शेयर्स की बात करें तो काफ़ी मुट्ठी भर ही काउंटर्स हैं जो कि फिलहाल हरे निशान में शुरुआत की तैयारी कर रहे हैं। मात्र 6 नाम जो है फिलहाल निफ्टी 50 की लिस्ट में आ रहे हैं। SBI लाइफ, ONGC, ग्रासिम जैसे कुछ काउंटर्स हैं, पर गिरने वाले शेयर्स की संख्या आज ज़रूर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। देखते हैं ब्रॉडर मार्केट से पार्टिसिपेशन किस तरीके से होता है, पर खुलने से पहले एक बार क्विकली आदित्य आपसे इंडिगो पे राय लेना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक एक्सिस कैपिटल का अच्छा अपग्रेड आया है। ऐड की रेटिंग थी, अब वो बदल के बाय की कर दी है और 4700 के टारगेट्स दे रहे हैं। इंटरग्लोब एविएशन पिछले 4 दिनों से गिरावट का शिकार हो रहा है, पर आज किस तरीके से आप देख रहे हैं इस स्टॉक को? क्या कुछ सपोर्ट लेवल से फिर से बाउंस बैक कर सकता है ये? शिशी देखिए, हमने इस स्टॉक पे सेल की राय दी थी 24th को, और मुझे लगता है कि स्टॉक में डाउन ट्रेंड थोड़ा टाइम परसिस्ट करेगा। तो फिलहाल मेरा इस पे बाय व्यू नहीं बनता है। टेक्निकली अगर देखें तो स्टॉक ने जो गिरावट दी 24th को, काफ़ी वॉल्यूम के साथ वहाँ पे गिरावट है और ऑप्शन राइटर्स भी 4500 पे काफ़ी एक्टिव है। आज ट्रेंड बदलता है तो एक बार फिर से रीअसेस करेंगे, बट एज ऑफ नाउ जो अभी चार्ट बन रहा है उस हिसाब से स्टॉक में लंबी चौड़ी छलांग देखने को थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन कम है। पर अगर स्टॉक 4500 का जो बैरियर है उसको करता है तो अप ट्रेंड आएगा, अदरवाइज अवॉइड करें अप ट्रेंड। तो फिलहाल इंडिको पे जो चार्ट स्ट्रक्चर बन रहा है वो इतना पॉजिटिव नहीं है, पर इस बीच मार्केट होने में बस कुछ ही सेकंड्स रह गए हैं। कमज़ोर शुरुआत की तैयारी कर रहे हैं भारतीय बाजार, जहां पे निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों पे ही प्रेशर ओपनिंग टिक्स पे आप आते हुए देखेंगे। पर शुरुआत जो है वो इतनी कमज़ोर भी नहीं हुई है, क्योंकि निफ्टी बैंक खुलते ही हरे निशान में आ गया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये देखना, क्योंकि 187 पॉइंट्स के कट थे निफ्टी बैंक में जब हम प्री ओपन में देख रहे थे। अभी 60 अंकों की तेज़ी है। इंटरेस्टिंग होगा ये भी देखना कि कितना हम सस्टेन कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि शुरुआती टिक में हालांकि निफ्टी 50 में 40 अंकों की गिरावट जरूर है, पर इंडिया विक्स को देखिए यहाँ पे भी 6% की कमजोरी है। 24 के स्तरों से थोड़ा सा कूल ऑफ जरूर हुआ है इंडिया विक्स। तो देखते हैं कि ये इंडेक्स भी किस तरीके से सस्टेन करता है। कुछ बढ़ने वाले शेयर्स की संख्या जरूर बढ़ी है निफ्टी 50 में, जहां पे आप देखेंगे तो ONGC, SBI, साथ ही कोटक महिंद्रा बैंक इसको लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। ICICI बैंक भी करीब 0.5% मजबूत है और हिंडाल्को कल 4% की तेजी के बाद आज फिर से 0.5% की मजबूती दिखा रहा है। पर गिरने वाले शेयर्स में लीड कर रहा है टाटा स्टील, यहाँ पे 3% की गिरावट थी। थोड़ी सी निचले स्तरों से बाइंग जरूर आई है कुछ सेकंड्स में, अभी 2% की कमजोरी है। डॉक्टर रेड्डीज में 1% का कट आते हुए दिखा है। साथ ही टाइटन, यहाँ पे जो एनालिस्ट मीट हुई है, ब्रोकरेजेस बहुत ज़्यादा खुश नहीं है उससे, और उसके चलते आप देखिए 1% की कमजोरी आपको टाइटन जैसे काउंटर में दिखेगी। आयशर मोटर्स, JSW स्टील, विप्रो, कुछ और काउंटर्स हैं जो कि आज गिरावट का शिकार हो रहे हैं। और F&O स्पेस से नजर रखिए एल्केम लैब्स में, क्योंकि ये स्टॉक चार्ट्स पे भी काफ़ी वीक लग रहा था, और देखेंगे तो नतीजों के बाद ब्रोकरेजेस के डाउनग्रेड भी आए हैं। 5% का कट आप देखेंगे
देखेंगे एल्केम लैब्स पे। इसके अलावा फर्स्ट सोल्यूशन और इप्का लैब और बाटा इंडिया पे भी बिकवाली हावी है। पर बढ़ने वाले शेयर्स में इंडिगो, जैसे हम बात कर ही रहे थे, देखिए चार्ट स्ट्रक्चर आदित्य कह रहे हैं कि वीक है, पर आज एक्सिस कैपिटल की जो अपग्रेड आया है उसके चलते एक पॉजिटिव एक्शन की उम्मीद तो आप जरूर करें। 1% से ज्यादा की तेजी आपको इंडिगो फ्यूचर्स में दिखेगी। मदरसन सुमी, हम लगातार इस पे चर्चा भी कर रहे थे, अच्छे नतीजे आए हैं। ब्रोकरेजेस को भी कुछ ब्रोकरेजेस को काफी पसंद आए हैं नतीजे। लगभग 1.5% की तेजी जो है आप मदरसन सुमी में आते हुए देखेंगे। जुबिलेंट फूड वर्क्स भी एक बार देखिए, क्योंकि कल भी हमने इसे हाईलाइट किया था किस तरीके से प्राइस एक्शन और मोमेंटम और ब्रेकआउट दिख रहा है। आज फिर से 1% की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आपको जुबिलेंट फूड वर्क्स। इंडिया बुल्स हाउसिंग में भी आज अच्छी तेजी है और धीरे धीरे करके कुछ जो सरकारी बैंक जिनमें कल काफी प्रेशर देखने को मिल रहा था, एसबीआई, पीएनबी, कैनरा बैंक, ये निचले स्तरों से थोड़े थोड़े रिकवर जरूर कर रहे हैं। अब चलिए पूजा के पास चलते हैं, क्योंकि मिड कैप से जुड़ा भी ढेर सारा एक्शन है, वो ट्रैक कर रही हैं पूजा बताइए। बिल्कुल, एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज खुलते से ही 10% नीचे आया। हमने हाईलाइट भी किया, खबर काफ़ी नेगेटिव है और हमने फंडामेंटल राय भी आपको दिलवाई थी। मयूरी जी ने बताया था कि स्ट्रक्चर इस वक्त कुछ अच्छा नहीं नज़र आ रहा है। 9% नीचे कारोबार कर रहा है। आईआरबी इंफ्रा में कुछ ब्लॉक डील्स की खबरें थी, 10% नीचे ये भी दिखाई दे रहा है। एल्केम लैब्स में 5% की कमजोरी है। इसके अलावा एसडीवीएन के भी नतीजे जो आए वो कमज़ोर ही थे और करीब 5% की गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। और कुछ चढ़ने वाले शेयरों की बात करें तो इमामी लिमिटेड अब देखिए 10% ऊपर आ चुका है। नतीजे अच्छे आए थे और चलिए बाजार पर लौटेंगे, लेकिन इस बीच आपके स्क्रीन पर देखिए ताज़ा तस्वीरें आ रही हैं पुनीत चिटवाल जी की, एमडी एंड सीईओ इंडियन होटल्स। आज ईटी नाउ स्वदेश और ईटी नाउ के गेस्ट एडिटर भी हैं, वो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनसे हम आज समझेंगे होटल सेक्टर से जुड़ी जो बड़े फैक्टर्स हैं उनके बारे में, किस तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, क्या ट्रेंड नज़र आ रहा है होटल इंडस्ट्रीज़ का, स्पिरिचुअल टूरिज्म, धार्मिक पर्यटन जिसको कि हम कहते हैं, वहाँ पर किस तरह का ट्रेंड और कितना सपोर्ट उधर से आ रहा है। और ये भी समझना होगा कि अब जो छोटे शेयर्स हैं, टियर 2 टियर 3 सिटीज़ हैं, वहाँ से भी किस तरह का ट्रेंड नज़र आ रहा है। क्या आने वाले समय में ये कुछ शेयर आगे आने वाले समय में ग्रोथ ड्राइवर्स होंगे, ये कुछ ट्रेंड हम होटल इंडस्ट्री से जुड़ी आज समझने की कोशिश करेंगे और कुछ ही देर में वो हमारे साथ शामिल भी होंगे ईटी नाउ स्वदेश के गेस्ट एडिटर के तौर पर। तो ये वहाँ से की ताज़ा तस्वीरें। चलिए बाजार पर वापस लौटते हैं और कुछ स्टॉक्स को जो हम हाईलाइट कर रहे थे, इमामी एक बार देखिए 11% ऊपर आ चुका है। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आज काफ़ी पॉजिटिव आई, तो यहाँ पर भी अच्छी तेज़ी। लेमन ट्री होटल्स 5% ऊपर है, केएनआर कंस्ट्रक्शन 4% की तेज़ी। और आज भी हम देख रहे हैं कि डिफेंस कंपनियों में अच्छा मोमेंटम है। भारत डायनेमिक्स, मजगा डॉक जैसे स्टॉक्स आज चल रहे हैं। इंटरग्लोब एविएशन भी जो थोड़ी देर पहले सृष्टि हाईलाइट कर रही थी, 2% की तेज़ी वहाँ पर भी देखने को मिल रही है। तो ये हैं कुछ मिड कैप स्पेस में जो हलचल है वो हमने हाईलाइट की। चलिए अब कुछ ओपनिंग ट्रेड्स के लिए चलते हैं अभिषेक के पास। तो बाजार में लगातार 5वें दिन कमजोरी है, निचले स्तरों से रिकवरी की कोशिश है। 22,690 के आसपास आकर निफ्टी कारोबार कर रहा है और निफ्टी बैंक में है करीब करीब 350 अंकों की तेजी। तो रिकवरी आप निश्चित तौर पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो आपको दिख रही है। सपाट कारोबार हो रहा है निफ्टी में। आज बैंकिंग स्टॉक्स लीड कर रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि कल हमने भारी गिरावट देखी थी। आज आप एसबीआई देखिए, कोटक बैंक देखिए, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, वहीं से ही आज बाजार को पूरा सपोर्ट मिल रहा है। और आज हम देख रहे हैं कि जो मेटल वाले जो स्टॉक्स हैं वहाँ से थोड़ी सी निराशा है। टाटा स्टील हो गया, जेएसडब्ल्यू स्टील हो गया, ये थोड़े से वीकनेस के साथ ट्रेड कर रहे हैं। इंडिगो कल गिर रहा था, इंडिगो में भी आज रिकवरी है 2% के आसपास की। अपने एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं, उनसे समझते हैं कि उनको क्या दिख रहा है इस शुरुआती सत्र में बाजार में आपके ट्रेड के मौकों के लिए। हमारे साथ तैयार हैं किरण जानी हैं, कुछ बोरा हैं, प्रशांत सावंत भी हमारे साथ हैं, आदित्य अरोड़ा भी हमारे साथ हैं। शुरुआत करेंगे ओपनिंग ट्रेड की और शुरुआत प्रशांत जी आपसे करेंगे। बताइए आपने क्या स्पॉट किया है, कहाँ मौके बन रहे हैं? जी अभिषेक जी, मुझे एक जो रिसेंट लिस्टिंग है एक्सिकॉम, ये काफी अच्छा लग रहा है। करीबन 274, 275, 274, 275 ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 260, 260 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस, और मुझे लग रहा है यहाँ से आपका पहला टारगेट होगा करीबन 305, 310 का।
एक्जीकॉम टेली, इंटरेस्टिंग। ठीक है, 305 310 के टारगेट के लिए आपको इसको ट्रेड करने की सलाह है। एक्जीकॉम टेली है ये, प्रशांत जी के रडार पर आप इसमें ट्रेड कीजिए। 2.25% ऊपर फिलहाल ये शेयर कारोबार कर रहा है। कुछ आपका शेयर कौन सा है, कहां कन्विक्शन आ रहा है आपका? अभिषेक, वी गार्ड पे कन्विक्शन था है और लग रहा है कि जिस तरीके का मूव है बना रहेगा कुछ समय तक। मार्केट के जो मूव्स हैं उसके बिल्कुल विपरीत अगर आप देखें तो इस स्टॉक का जो अप ट्रेंड है ये जारी है। तो नियर टर्म में मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई लॉन्ग पोजीशन लेना चाहे तो 400 और 415 के लेवल्स के लिए फ्रेश एंट्री भी कंसिडर कर सकते हैं। 375 के आसपास अपना स्टॉप लॉस लेके चलें। और एक क्विक अपडेट दे दें, जुपिटर वैगन JWL जिसकी हमने सुबह सुबह ओपनिंग में चर्चा की थी, 1.5% की मूव के साथ शुरुआत हुई है इसकी। तो किसी ने अगर एंट्री ना की हो तो अभी भी कर सकते हैं। हमारे हिसाब से यहाँ पे एक अच्छा खासा मूव है। 610 के सेकंड टारगेट के लिए इसमें अभी भी एंट्री की जा सकती है। ठीक है, जुपिटर वैगन्स 573 रुपए का भाव है, 1.25% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। ट्रेड करने की सलाह है कुछ की तरफ से आपके लिए इसमें। आदित्य जी आप बताइए, आपका शेयर कौन सा है, क्या स्पॉट किया आपने ओपनिंग ट्रेड के लिए? बिल्कुल, देखिए मुझे इमामी लिमिटेड पसंद आ रहा है, तो इसको बाय किया जा सकता है 579 में। स्टॉप लॉस रहेगा 550 का और टारगेट रहेंगे इसमें 610 से लेके 640। ठीक है, 610 से लेकर 640 के टारगेट इमामी लिमिटेड के लिए। आदित्य आपने स्टॉप लॉस क्या बोला इसके लिए? 550। आदित्य फिर से बोलेंगे? 550 का स्टॉप लॉस है, 550। 560 का 10% ऊपर इमामी लिमिटेड का शेयर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, इमामी को लेकर ये व्यू। आखिर में किरण जी आपके पास आएंगे, आपका शेयर कौन सा है, कहां कन्विक्शन आ रहा है इस बाजार के रिकवरी में? सो ओवरऑल बैंक निफ्टी के ऊपर हमारा कन्विक्शन मॉर्निंग में भी था, हमने पूरा सेटअप डिस्कस किया था। तो बैंक निफ्टी के अंदर से ही हमें जो हैवीवेट शेयर्स है, एक्सिस बैंक पसंद आ रहा है। रीजन भी एक्सिस बैंक के ऊपर आप देखोगे तो एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट उसका 1140 1150 के आसपास था। मल्टीपल टाइम हमने देखा प्रीवियसली स्टॉक वहां पे कंसोलिडेट हुआ, इवन 20 डेज मूविंग एवरेज को भी रीटेस्ट किया। उसके बाद ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक ऊपर 1200 तक गया, वहां से वापस उसने कल उसी जोन को रीटेस्ट किया है। आज आप देखोगे तो ओपन लो सेम है, मोमेंटम इंडिकेटर भी ट्राई कर रहा है बुलिश जोन के अंदर आने के लिए। तो इंट्राडे एज वेल एज 1-2 दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो मुझे लग रहा है कि एक्सिस बैंक वन ऑफ द लुक्रेटिव पिक एट करंट मार्केट प्राइस। आप 1167-60 के बीच में लॉन्ग कीजिए, 1150 के नीचे का आप स्टॉप लॉस रखिए और यहाँ से ऊपर में 1200 तक की रैली 1-2 दिन में हमें दिखा सकता है। तो एक्सिस बैंक मेरे हिसाब से एक प्रेफर्ड पिक रहेगा। ठीक है, एक्सिस बैंक प्रेफर्ड पिक है, किरण जी की लिस्ट में है। 1168 रुपए का भाव है। और आपको बता दें कि S&P ग्लोबल ने जिन 6 बैंकों को अपग्रेड किया है, जिनकी रेटिंग बढ़ाई है, उसमें एक्सिस बैंक का नाम भी शामिल है। उसके अलावा ICICI बैंक है, SBI है, HDFC बैंक है, कोटक बैंक है और इसके अलावा एक और सरकारी बैंक है SBI के अलावा, वो है इंडियन बैंक का शेयर। टोटल 6 बैंकों को अपग्रेड किया है। मयूर जी आपके पास आएंगे। देखिए, चुनाव नतीजों पर सबकी नज़र है और जो भी अब डिस्कशन होगा या फिर जो भी राय लिए जाएंगे वो चुनाव के नतीजों को ध्यान में रख के लिए जाएंगे। आप ज़रा एक बार ये बताइए कि इलेक्शन वाले डे, इलेक्शन रिजल्ट वाले डे हम ये मान के चल रहे हैं कि वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। तो जो निवेशक हैं जिनको थोड़ा दूर का सोचना है, वो कौन से स्टॉक्स पर नज़र रखें उस दिन? CLSA ने अपनी लिस्ट दी है, फिलिप कैपिटल ने भी अपनी लिस्ट दी है, कुछ जिनको मोदी स्टॉक्स का नाम दिया है। सरकारी शेयरों में, सरकारी बैंकों में, इंफ्रा में कुछ आप शेयर बताएंगे जो आपको पसंद है, जहां पर आपका कन्विक्शन है और आपको लगता है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट आपको उसमें खरीदारी करके ही चलनी चाहिए? तो अभिषेक जी, आई थिंक वॉलेटिलिटी डेफिनेटली रहेगी एंड दैट इज बीन रिफ्लेक्टेड इन द मार्केट्स इवन नाउ गोइंग फॉरवर्ड, स्पेसिफिकली फ्रॉम अ पोजीशनिंग पर्सपेक्टिव, क्योंकि एक बार इलेक्शन के नतीजे हो जाने के बाद एक 100 डे का एजेंडा आएगा और उसके बाद जुलाई में बजट सत्र आएगा। आरबीआई का जो डिविडेंड पे आउट आया है, जो एक एक्सेस डिविडेंड पे आउट आया 1 लाख करोड़ का, जो मार्केट नहीं मान के चल रहा था, आई थिंक दैट कैन एक्ट एज अ ह्यूज बफर इन टर्म्स ऑफ इंफ्रा स्पेंडिंग। तो हमें लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, ये सरकार के जो रिफॉर्म प्रोसेसेस है ये बरकरार रहेंगे। इसलिए आई थिंक जो डोमेस्टिक कैपिटल गुड्स के सेक्टर्स हैं ये अभी भी लाइमलाइट में रहेंगे।
दूसरा, आई थिंक फाइनेंशियल सिस्टम एज अ होल शुड आल्सो बेनिफिट क्वाइट सिग्निफिकेंटली। और जैसे रेट कट स्टार्ट होंगे यूएस में एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द सेकंड हाफ ऑफ दिस ईयर, वो एक हो या दो हो, आरबीआई विल आल्सो फॉलो सूट। और इसके वजह से आई थिंक जो एक बैलेंस शीट में कॉम्प्रेशन देखा गया था निम्स और स्प्रेड्स को लेके, वहाँ पे भी आई थिंक एक अच्छी खासी ग्रोथ आनी स्टार्ट हो जाएगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो कंज्यूमर स्टेपल्स और डिस्क्रिशनरी है, विद द एक्सपेक्टेशंस ऑफ गुड मॉनसून्स दिस टाइम राउंड, आई थिंक एक अच्छी रिकवरी आ सकती है इन बोथ दीज सेगमेंट्स। एंड एज द डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पैटर्न्स और जैसे पर कैपिटा इनकम भारतवर्ष का बढ़ते जाएगा, मुझे लगता है ये सेगमेंट भी ध्यान में रखना चाहिए। इसको मद्देनजर रखते हुए आई थिंक देयर आर वेरियस स्टॉक्स जो लीडरशिप पोजीशन में होते हैं, जहाँ पे ईपीएस आरएस रेटिंग, इंस्टीट्यूशन होल्डिंग जो हम कैंसिलिंग में देखते हैं, यहाँ पे अच्छे लग रहे हैं। जिंदल सॉ एक उदाहरण हुआ विद इन दी इंफ्रा स्पेस। यू गॉट वेल्सपन कॉर्प एज अ कॉरस्पॉन्डिंग एग्जांपल एज वेल। बैंक्स में ऑब्वियसली आई थिंक स्टेट बैंक लार्ज नेम्स में आप जरूर ध्यान में रख सकते हैं। विद इन द कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस हमें अभी भी लगता है आई थिंक सिलेक्टिव कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्टॉक्स यूएसआर स्पेस में जो हो, फुटवेयर में जो हो, यहाँ पे आई थिंक जो एक स्पेंडिंग पैटर्न्स हैं दैट शुड शो स्टेडी साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट एज वेल। और जो प्रॉक्सी प्ले होती हैं इंफ्रा की, सीमेंट स्टॉक जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट एज एन एग्जांपल, लीडरशिप स्टॉक है, जेके सीमेंट, हाउसिंग को जो सपोर्ट करते हैं एनबीएफसीज, वहाँ पे अच्छा खासा जो रियल एस्टेट साइकिल है वहाँ बढ़ोतरी मिलेगी। और रियल एस्टेट एंसिलरीज, क्योंकि एक रियल एस्टेट साइकिल का जो एक पर्व है, 3 वर्ष हो चुके हैं, आई थिंक एंसिलरी स्टॉक शुड नाउ स्टार्ट परफॉर्मिंग। तो हमें लगता है आई थिंक डोमेस्टिकली फोकस सेक्टर्स एंड विद इन दिस अ फ्यू ऑफ दीस सब सेक्टर्स शुड बी केप्ट इन। ठीक है, तो ये राय होगी आपके लिए बाजार पर और आपके लिए शेयरों पर। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ स्टॉक्स पर जरा व्यू लेना शुरू करते हैं। और आज तो निश्चित तौर पर बैंकिंग स्टॉक्स तो फ्लेवर में हैं, लेकिन जो कुछ बड़े मूवर्स हैं जरा उनकी बातचीत कर लेते हैं। अच्छा, आज ना मदरसन सुमी को लेकर भसीन साहब ने भी अपना कन्विक्शन जताया था कि ये शेयर 200 रुपये तक जाने के लिए तैयार है और 145-46 रुपये के आसपास इसके भाव इस वक्त चल रहे हैं मदरसन सुमी की। मदरसन सुमी पर प्रशांत जी आपसे इस पर राय जानना चाहेंगे। इसका चार्ट आपको कैसा दिख रहा है और 4 जून तक के लिए अगर आपसे पूछें तो इसमें रणनीति क्या होनी चाहिए? तो 4 जून तक अभिषेक जी मेरी रणनीति होगी कि कल मैं पोजीशंस एग्जिट कर लूंगा। मैं कोई बड़े इवेंट में पोजीशंस कैरी नहीं करूंगा, स्पेशली एफएनओ में। जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो उसकी बात अलग है। मुझे लग रहा है यहाँ पे अभी जो रणनीति होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, जो कल का लो बना था करीबन 140, उसके जस्ट नीचे 138, 139, ये स्टॉप लॉस रख के आप होल्ड कीजिए, ट्रेल कीजिए पोजीशन को। फ्रेश बाइंग इस लेवल पे रेकमेंड नहीं करूंगा, सिर्फ ट्रेल करते जाइए और आज का जो लो होगा वो कल आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा और टुवर्ड्स एंड ऑफ द डे कल मेरे हिसाब से एक बार मुनाफा आपको मान लेना चाहिए। यहाँ पे हम बता ही रहे थे कि एक अच्छा रन अप ऑलरेडी आ चुका है और ब्रोकरेजेस ने कुछ ने डाउनग्रेड किया है और कुछ ने नतीजों को सराहा है और साथ ही लक्ष्य भी बढ़ाए हैं। तो मिक्स सेट ऑफ एक्शन जो है आप इस काउंटर में ज़रूर देख रहे हैं। पर पूजा ने ओपनिंग में एक काउंटर को हाईलाइट किया था, वो था इमामी। कल मार्केट के बीच जो है इसके नतीजे आए थे और उसके बाद ब्रोकरेजेस के भी रेडार पे जब ये काउंटर आया तो काफ़ी अच्छी रिपोर्ट्स भी आई। इमामी आप देखिए, गोल्डमैन सैक्स ने खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए लक्ष्य बढ़ा के 640 के कर दिए हैं। हालांकि शुरुआत जो है इस काउंटर की आज हमने देखा था कि 520 के स्तरों के आसपास हुई थी और उसके बाद ये काउंटर में एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। एक बार आदित्य इस पे चार्ट चेक दीजिए, 14% की तेज़ी 600 के ऊपर निकलता हुआ दिख रहा है। मामी कैसा दिख रहा है चार्ट्स पे? शशि जी, अभी पूजा जी ने मुझसे इस स्टॉक पे सलाह मांगी थी, तब स्टॉक करीब करीब 570 के आसपास ट्रेड कर रहा था। मैंने 550 का स्टॉप लॉस दिया था और 610 से लेके 640 का टारगेट दिया था। तो स्टॉक ऑलमोस्ट अभी 607 का हाई लगा चुका है। तो बिल्कुल तेजी बरकरार है और पॉजिटिव ट्रेंड अभी भी यहाँ से बना हुआ है। मुझे लगता है एफएमसीजी बास्केट जो है उसमें एक फ्रेश लाइफ देखने को मिली है इस 1-2 हफ्तों में। थ्रू आउट द बास्केट, लार्ज कैप बात करें, स्मॉल कैप बात करें, एक फ्रेश अप ट्रेंड है विद गुड वॉल्यूम पार्टिसिपेशन। तो बिल्कुल पूरी एफएमसीजी बास्केट पे पॉजिटिव व्यू है और इमामी पे भी पॉजिटिव व्यू है।
ठीक है, माफ़ कीजिएगा, वो शायद मैंने मिस कर दिया है। इमामी पे आदित्य ने ऑलरेडी ही सलाह दी थी, उसके बाद भी एक ज़बरदस्त रनअप हमने इस काउंटर में देखा। 600 के स्तर, गोल्डमैन सैक्स के 640 के टारगेट्स है। देखते हैं कि आज किस तरीके का मोमेंटम जो है ये बरकरार रहता है या फिर थोड़ा सा स्टॉक नीचे भी आता है। पर एक और काउंटर जहाँ पे अच्छा एक्शन है वो है सुप्रजीत इंजीनियरिंग। यहाँ पे भी 5% की तेज़ी के साथ शुरुआत हुई थी, लगभग 7% की तेज़ी है। एक बार प्रशांत आपसे समझना चाहेंगे, हालांकि पूरे ऑटो एंसिलरी स्पेस में काफ़ी अच्छे नतीजे रहे, सुप्रजीत इंजीनियरिंग भी अच्छे नतीजे ही इस बार आए हैं कंपनी के, पर 7% की तेज़ी के बाद अब कौन से लक्ष्य ध्यान में रखें? तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के करीब हम पहुंचे हैं सृष्टि, और करीबन जो 440 445 ये एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। तो मेरी सलाह होगी कि जिनके पास पोजीशन हो, एक अच्छी मूव आई है, आपको ट्रेल करना होगा 430 434 के बीच में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के। और अगर ये स्टॉक फिर से क्लोज हो जाए 450 के ऊपर, तो आप एक फ्रेश व्यू ले सकते हो, जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस 435 का होगा। बट अभी फिलहाल इस लेवल पे आपको सिर्फ ट्रेल करना होगा। ठीक है, तो ये है सलाह सुप्रजीत इंजीनियरिंग पर आपके लिए। SGVN एक बार ये स्टॉक भी देख लेते हैं। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि आज कमज़ोरी है। जो रिजल्ट्स भी आए थे कंपनी के वो भी कमज़ोर ही थे, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि आज करीब 5% की कमज़ोरी दिखा रहा है। नतीजों की बात करें तो आय में 4% की गिरावट आई है, मुनाफा बढ़ा है 254% से, लेकिन मार्जिन के फ्रंट पर नंबर्स बेहद ही निराशाजनक है। मार्जिन देखेंगे तो 61.3% से घटकर 49.6% के मार्जिन के फिगर्स आए हैं, तो नंबर्स कमज़ोर हैं। स्टॉक काफ़ी टूटा था, हालांकि निचले स्तरों से एक रिकवरी करने की भी कोशिश कर रहा है। प्रशांत जी, ये स्टॉक अगर देखें SGVN का, पिछले एक साल में 40-45 से चला और उसके बाद अब देखिए 133 के पास पहुंच चुका है, और इस बीच कंपनी ने अपने हाईज भी बनाए। नतीजे कमज़ोर है, लेकिन इसको देखते हुए क्या चार्ट्स में आपको और वीकनेस दिखाई दे रही है? जिन्होंने ट्रेड के नज़रिए से लिया हो, क्या करे स्टॉक में? जी, सबसे पहले डिस्क्लेमर दूंगा, ये मैंने रेकमेंड किया हुआ है, और मुझे लग रहा है ये स्टॉक जब तक 125 के नीचे क्लोज नहीं होता, यहाँ पे डिप में ऐड किया जा सकता है। वही व्यू मैं शेयर करना चाहूंगा, और आप टारगेट सकते हो करीबन 150 155 के आसपास। ठीक है, तो ये है सलाह SGVN पर आपके लिए। इस बीच हम देख रहे हैं जुबिलेंट फूड में भी एक बाइंग आई है। स्टॉक 1% ऊपर कारोबार कर रहा है जुबिलेंट फूड वर्क्स का। हाल फिलहाल में स्टॉक थोड़ा फोकस में भी था, और अभी भी देखिएगा अच्छी बाइंग इस वक्त नज़र आ रही है स्टॉक में। कुछ आपसे समझना चाहेंगे, जुबिलेंट फूड वर्क्स में क्या कोई ट्रेड लेना चाहिए? वेल आई थिंक इस स्टॉक की चर्चा हमने कल भी की थी, जहां पे हमारी कमेंट थी कि अगर ये स्टॉक क्लोज होता है अबव 500, तो यहाँ पे जो तेजी है ये और बढ़ सकती है। अगर आप देखें तो स्टॉक में मूव्स काफी एनकरेजिंग है, वॉल्यूम्स के साथ अप मूव आया है, 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है। अब बिल्कुल यहाँ पे एक फ्रेश लॉन्ग कोई चाहे तो इनिशिएट कर सकते हैं। नियर टर्म में हमें लग रहा है 535 एक लेवल है जो एज अ टारगेट एक्ट करेगा। वंस दैट इज टेकन आउट, आई थिंक 555 का जो लेवल है वो आपके लिए सेकंड टारगेट एक्ट करेगा। एंड ऑन द डाउन साइड यहाँ पे 505 का जो स्तर है, जिसके करीब इसका 200 मूविंग एवरेज बन रहा है, वो अब आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो जुबिलेंट फूड वर्क में द टाइड सीम्स टू बी टर्निंग। ऑलरेडी एक अच्छा बेस करके स्टॉक रिवाइव कर चुका है। अब शायद यहाँ पे जो ऊपरी स्तर है 555 के, वहां तक के स्टॉक एक रन कर सकता है। ठीक है, तो जुबिलेंट फूड वर्क्स ये स्टॉक पर नज़र हमारी लगातार बनी हुई है, और जो भी मूवमेंट दिखता है हम हाईलाइट भी करते हैं इसके लिए। तो 1% ऊपर है, और कुछ की सलाह है कि यहाँ पर अभी भी आप तेज़ी करके चल सकते हैं। RVNL देख लेते हैं, यहाँ पर भी बाइंग आ रही है, 2% ऊपर है। ट्रेड के लिए एक बार समझ लेते हैं आदित्य जी, अगर ट्रेड के लिए देखना हो RVNL को आज के लिए, तो क्या एंट्री लेनी चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से आरबीएनएल को अवॉइड करना चाहिए। जो रेलवे काउंटर्स है काफ़ी ओवर एक्सटेंडेड है और ओवरबॉट टेरिटरी में है। तो मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड यहाँ से बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। इलेक्शन में शायद इलेक्शन के चलते थोड़ा बहुत स्पाइक देखा जा सकता है, बट मुझे लगता है कि स्टॉक अपनी थोड़ी-सी टॉपिश टेरिटरी में आ रहा है। तो यहाँ से मैं बाय की सलाह नहीं दूँगा। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, जिनका ऑलरेडी बाय है वो होल्ड कर सकते हैं। बट अगर स्टॉक
360 का लेवल ब्रेक करता है तो एक बार मुनाफा वसूली करने का सोचें। 8 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो मुनाफा वसूली करने का सोचें। 2% ऊपर फिलहाल ये शेयर कारोबार कर रहा है। अच्छा, चुनाव के साथ साथ अब होगा ये ना कि जो मॉनसून वाले जो स्टॉक्स हैं वो भी फ्लेवर में रहेंगे, क्योंकि मौसम विभाग ने ये कहा है कि केरल में 24 घंटे के अंदर मॉनसून दस्तक दे सकता है। तो जो भी पंप वाले शेयर, फर्टिलाइजर वाले शेयर या फिर ऑटो स्टॉक्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल, वहां पर भी हम कुछ कुछ सिलेक्टिव तेजी देखेंगे। अच्छा, एक शेयर इसी स्पेस से शक्ति पंप जरा आप चेक कीजिए कुछ, इसमें तेजी है, ठीक ठाक तेजी है शक्ति पंप में। जरा बताइए इस पर कितना चलेगा अभी शेयर ये? अभिषेक, यहाँ पे एक शार्प करेक्शन के बाद 20 डे मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट लेके रिबाउंड करने का जो अटेम्प्ट है उसका आज दूसरा दिन है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ से एक रिबाउंड जो है हो जाए, बिकॉज अगर आप देखें तो जो फॉल था उसमें जिस तरह के वॉल्यूम्स रहे हैं, लग रहा है कि जो सेलिंग है ये करीब करीब एग्जॉस्ट होने को है। तो यहाँ पे आप अगर फ्रेश पोजीशन इनिशिएट करना चाहें तो यहाँ पे 2375 के स्टॉप लॉस से कर सकते हैं। ऑन दी अपसाइड अगर कोई जिस तरीके का रिबाउंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टॉक में वो आते हैं तो 2600 का जो स्तर है ये पहला स्तर होगा टू वॉच फॉर, एंड उसके बाद 2725 का सेकंड लेवल होगा टू वॉच। तो 20 डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट से स्टॉक एक अटेम्प्ट कर रहा है रिबाउंड 2375 के स्टॉप लॉस से। अगर आप चाहें तो लॉन्ग पोजीशन कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, 2375 के स्टॉप लॉस के साथ आप शक्ति पंप में लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। एक स्टॉक केएनआर कंस्ट्रक्शंस लेकर आइए और इस पर आपसे हम राय जानना चाहेंगे आदित्य। 300 रुपए के आसपास है, 52 हफ्ते के ऊपरी स्तरों के आसपास है और 250 रुपए के आसपास हम देखने के लगातार इससे मोमेंटम बना हुआ है। ये शेयर ऊपर जा रहा है। केएनआर कंस्ट्रक्शन, इस पर क्या राय है आपकी? कहां तक की तेजी आप शेयर में देख रहे हैं? काफी अच्छा स्टॉक ढूंढा है और इसमें तेजी की सलाह मेंटेन्ड है और फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। अगर किसी के पास नहीं है तो 300.70 में बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 285 का और इसमें टारगेट रहेंगे 315 से लेके 330 के। ठीक है, 315 से 330 के टारगेट केएनआर कंस्ट्रक्शन के लिए। इंडियन बैंक, प्रशांत जी जरा आप चेक कीजिए, 2% की तेजी है, एसएनपी ने इसको भी अपग्रेड किया है। इंडियन बैंक में क्या मौके खोजने चाहिए ट्रेड को लेकर, या फिर बैंकिंग स्पेस में कोई और अगर आपको शेयर ठीक लग रहा हो तो आप सर वो बता दीजिएगा। जी अभिषेक जी, सबसे पहले एक अपडेट दूंगा। जो मैंने ओपनिंग के बेस पे पिक किया था एक्सिकॉम 275 पे, ऑलमोस्ट वहां पे 3-3.5% की मूव आ चुकी है, 283 पे चल रहा है। तो मुझे लग रहा है ये एक अच्छा लोगों को इसमें मूव आ चुका है वोलेटाइल मार्केट में, तो ये आप ट्रेल कर सकते हो और अगर आप पोजिशनल हो तो बिल्कुल पोर्टफोलियो में रख दीजिए। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि अगर आपको 15-20 मिनट में 3-3.5% मिल रहा है तो इट्स अ गुड। और जहां तक इंडियन बैंक का सवाल है तो यहाँ मुझे लग रहा है कि एक ब्रेकआउट की कगार पे है, बट वो रेजिस्टेंस भी है। ऑलमोस्ट 600 का रेजिस्टेंस काफी अहम रहा है, ये कम से कम 4 बार वर्क कर चुका है। तो अभी मेरी सलाह होगी सिर्फ एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स जो है वो 575 से ट्रेल करें। ठीक है, ये सलाह। अच्छा, कुछ कुछ शेयर देखिए मेंशन करना चाहेंगे। संजीव भसीन ने बताया था आपको, रतन पावर 9.5 रुपए के भाव पर 18.5 रुपए का भाव हो गया इसका और ये ऊपर ट्रेड कर रहा है। आज उन्होंने युग्रो कैपिटल बताया, युग्रो कैपिटल के शेयर में भी हम तेजी देख रहे हैं। रतन पावर इंडिया 18.5 रुपए का भाव हो गया। युग्रो कैपिटल आज उन्होंने बताया, इसमें करीब करीब 3-4.5% के आसपास की तेजी हम देख रहे हैं। अच्छा, कुछ आप जरा फिर से एक बार चेक कीजिए, ट्रेड के मौके आपको कहां और दिख रहे हैं, कहां पर बेहतर मौके दिख रहे हैं? बाजार देखिए वोलेटाइल है, वोलेटाइल रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। निफ्टी रिकवरी कोशिश कर रहा था, फिर से थोड़ा नीचे आया है। तो अभिषेक, यहाँ पे हमें लग रहा है कि बिल्कुल निचले स्तरों पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए। दिस इज द मार्केट पोजिशनिंग इटसेल्फ बिफोर अ बिग इवेंट। तो इसके लिए आपको मार्केट कहीं ना कहीं न्यूट्रल टेरिटरी में आता हुआ नजर आ रहा है। न्यूट्रल इसलिए कह रहे हैं बिकॉज ये 23,100 तक की जो मूव आई थी उसके पहले निफ्टी 22,600 के पास ही था जहां से अपमूव शुरू हुई थी। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वो जो पूरा मूव है वही कहीं ना कहीं खत्म हुआ है।
अब यहाँ से मेरे मेरे लिहाज से जो ऊपरी स्तर हैं, उनके लिए जगह बन जाती है अगर इलेक्शन में कोई पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो। इसीलिए उसी कॉन्फिडेंस के साथ अभी भी हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ही ढूँढ रहे हैं। तो टू योर क्वेश्चन कि कहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है? हुड को देखिए आप, इस स्टॉक में कंसोलिडेशन चालू है। आज भी अगर आप देखें तो एक 1.2% की तेजी के साथ स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो अगर एक वीक मार्केट में स्टॉक की इतनी अच्छी स्ट्रेंथ बता रहा है, तो ऑब्वियसली मार्केट थोड़ा स्टेबल होते ही यहाँ पे आपको अप मूव जो है ये काफी शार्प आते हुए नजर आएंगे। तो नियर टर्म में 280 और 295 के जो लेवल्स हैं, इनके लिए बिल्कुल इस स्टॉक को अपने रिडार पे रख सकते हैं। 255 के करीब एक अच्छा सपोर्ट जोन है, तो उसको स्टॉप लॉस बना के चलें। तो हुडको में हमें लग रहा है कि जो ये तेजी है ये और बढ़ सकती है आज और आने वाले कुछ दिनों में। हुड को फिलहाल पसंद आ रहा है कुछ को, पर चलिए इस बीच रोज की तरह हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं इलेक्शन का ऑप्शन, और आज का इलेक्शन का ऑप्शन बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं रत्नेश गोयल। उनके पास चलेंगे। रत्नेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए आज के ऑप्शन की रणनीति क्या है, इलेक्शन को फोकस में रखते हुए कहाँ पे लगाना चाहिए दाव? रत्नेश, शायद आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग सभी दर्शकों को नमस्कार। आप देखेंगे एक्चुअली एक्सपायरी होने के कारण से थोड़ा सा काउंटर ट्रेड चल रहा है। निफ्टी आप देखेंगे थोड़ा सा प्रेशर में, वहीं बैंक निफ्टी बाजार को सपोर्ट कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्सपायरी होने के बाद में कुछ ना कुछ कंसोलिडेशन हमको देखने को मिलेगा। तो जून सीरीज में एक्सिस बैंक में 1200 कॉल लेने की सलाह रहेगी। 38 रुपए के आसपास में 25 रुपए का स्टॉप लॉस, 65 रुपए का टारगेट। जो मैक्सिमम लॉस हो सकता है वो 8125 का, जो प्रॉफिट बन सकता है 16875 का। ओके, तो रत्नेश, यहाँ पे एक्सपायरी से जुड़ा काफ़ी एक्शन है, काफ़ी जल्दी में भी लग रहे हैं। और एक्सिस बैंक यहाँ पे उनकी कॉल आती हुई दिख रही है। 1200 का कॉल 38 रुपीज़ पे खरीदना है। 65 के टारगेट्स और साथ ही 25 रुपए का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। इसका रिस्क रिवॉर्ड भी आपकी स्क्रीन पे दिया है, पर जून एक्सपायरी के लिए ये आप कॉल ऑप्शन खरीदें। और एक्सिस बैंक फिलहाल तो निफ्टी का टॉप गेनर भी है, पर आपको ये भी बता दें कि एफएनओ से जुड़े जितने भी ट्रेड्स होते हैं वो काफ़ी रिस्की होते हैं। तो इसमें खास तौर से अब अपने स्टॉप लॉस का ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि 10 में से 9 लोगों को यहाँ पे नुकसान ही होता है। और ऑन एन एवरेज ये नुकसान जो है लगभग 50,000 रुपये का होता है। तो ये एक डिस्क्लेमर भी कि एफएनओ काफ़ी रिस्की है, उसको लेकर आप अपनी रणनीति ज़रूर समझें। पर इस बीच अगर एक बार हम फिर से मार्केट्स पे ध्यान दें तो निफ्टी 50 डे लो पे आता हुआ दिख रहा है। रत्नेश भी हाईलाइट कर रहे थे कि कॉन्ट्रा ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं। प्राइवेट बैंक्स जहाँ पे कल काफ़ी प्रेशर था वो ऊपर ज़रूर आए हैं। निफ्टी बैंक फिलहाल अपने आप को होल्ड करता हुआ लगभग 300 अंकों की वहाँ पे तेज़ी है। पर देखना ये इंटरेस्टिंग है कि इंडिया विक्स जहाँ पे कट हमने देखा था ओपनिंग टिक पे, लाल निशान में था इंडिया विक्स, अब फिर से देखिए वो 24 के ऊपर निकलता हुआ दिखा है। और जो ब्रेथ ऑफ द मार्केट है, यानी ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो वहाँ पे भी जो गिरने वाले शेयर्स हैं ओपनिंग के मुकाबले, उनकी जो संख्या है वो थोड़ी सी बढ़ती हुई ज़रूर नज़र आई है। अब यहाँ पे से प्रेशर आया तो देखना इंटरेस्टिंग ये भी होगा कि निफ्टी बैंक जो है अपनी बढ़त को मेंटेन कर पाता है या नहीं। पर आज अगर हम देखें तो सभी स्टील काउंटर्स पे प्रेशर ज़रूर है। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल है। पर एक बार आपसे कुछ टाइटन के बारे में राय जानना चाहेंगे। यहाँ पे देखिए एनालिस्ट मीट थी, और एनालिस्ट मीट के बाद जितने भी एनालिस्ट थे वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं हुए। कुछ कंसर्न्स ग्रोथ को लेके, कैरेट लेन की ग्रोथ को लेके उन्होंने ज़रूर रेज किए। कैसे दिख रहा है आपको चार्ट्स पे, क्योंकि इसके बाद स्टॉक में लगभग 1.5% की गिरावट ज़रूर है। सृष्टि अभी भी वीक लग रहा है। 200 डे मूविंग एवरेज तो कुछ समय पहले ही क्रॉस किया था। फिर जो रिकवरी अटेम्प्ट हुई थी वो फेल हुई है प्रिसाइसली एट द 200 डे मूविंग एवरेज। तो हमें लग रहा है कि ये जो डाउनफॉल है ये कंटिन्यू रह सकता है। एक शॉर्ट कवरिंग बाउट आया था, जो ये 2350 3250 रादर का जो लो बना था उसके आसपास। हमें लग रहा है उस लेवल को स्टॉक फिर से टच करने की एक अटेम्प्ट होगी यहाँ पे, एंड परहैप्स इट माइट इवन बी टेकन आउट दिस टाइम। तो 3150 तक के जो निचले स्तर हैं ये भी देखने मिल सकते हैं। फिलहाल किसी तरीके का रिस्पाइट नहीं है। जो रिकवरी थी वो मोर ऑफ अ डेड कैट बाउंस ही थी, और प्रेशर जो है स्टॉक पे लगातार बना हुआ है। एक हार्टनिंग फैक्ट बस सिर्फ यही है इसमें कि अब जहां पे स्टॉक नीचे आ रहा है
तो वॉल्यूम्स आपको थोड़े थिन होते हुए नजर आ रहे हैं, व्हिच मींस शायद द सेलिंग इज कमिंग टू एन एंड, बट इट रिमेन्स टू बी सीन कि वेदर दैट इज द प्री इलेक्शन पोजिशनिंग और मे बी दी वॉल्यूम्स कैन पिक अप जैसे जैसे स्टॉक और नीचे आता है। तो स्ट्रक्चर वीक है। 3250 के लिए अगर कोई फ्रेश शॉट करना चाहे तो कंसिडर कर सकते हैं। 3400 के करीब अपना स्टॉप लॉस जो है उसको स्ट्रिक्टली मेंटेन करके चले। ठीक है। इस बीच ऑफिस स्पेस की भी लिस्टिंग जो है आपको होते हुए दिख रही है। बीएससी पे जो है 432.25 प्रति शेयर पे लिस्ट हुआ है। इशू प्राइस के मुकाबले जो है एक अच्छी लिस्टिंग मानी जाएगी और फिलहाल आप 12% की तेज़ी भी इस काउंटर में देख रहे हैं। तो अच्छी लिस्टिंग हम देख रहे हैं ऑफिस स्पेसेस की। 12% की तेज़ी के बाद 432.25 पे फ़िलहाल जो है वो सेटल होता हुआ दिखा है। पर इसके बाद एक और काउंटर जहाँ पे आज काफ़ी प्रेशर है, और आदित्य ये काउंटर मैं भी ट्रैक कर रही थी, पहला क्योंकि ये फार्मा स्पेस से था और दूसरा क्योंकि टेक्निकल चार्ट पे एक डबल टॉप इस पे देखने को मिला था, क्योंकि हर बार 5500 के लेवल से जो है एल्केम लैब्स एक पलटी ज़रूर मारा था। इस बार की पलटी काफ़ी शार्प रही क्योंकि नतीजों ने काफ़ी निराश भी किया। 4% के कट फिलहाल है। जो निचले स्तरों से रिकवरी है आदित्य, क्या यहाँ पे और भी बिकवाली के कोई मौके बनेंगे या फिर फिलहाल अब जो बिकवाली होनी थी शॉर्ट टर्म में वो हो चुकी है और इसको अब अवॉइड करें? बिल्कुल, देखिए आपने एकदम सही पकड़ा है। स्टॉक ने 5,500 से एक अच्छी पलटी ली है और आज सुबह भी एक अच्छी पलटी ली है, तो 2 बार स्टॉक ने पलटी ली है एंड स्टॉक में काफ़ी अच्छे से रिकवरी आई है, तो दैट इज़ समथिंग टू नोट मेरे हिसाब से। अभी का जो लेवल है वो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है स्टॉक के लिए, तो 5034 का जो लेवल है मेरे हिसाब से यहाँ पे स्टॉक को अक्यूमुलेट किया जा सकता है, बाय किया जा सकता है और स्टॉप लॉस रहेगा इसमें 5850 का और टारगेट रहेगा 5250 से लेके 5350। तो यहाँ पे गिरावट पे ये एक अच्छा बाइंग जोन, अक्यूमुलेशन जोन है स्टॉक के लिए। ठीक है, फिलहाल ये जो स्तर दिख रहे हैं आपको एल्केम लैब्स में, ये एक अच्छे बाइंग जोन बता रहे हैं। धीरे धीरे करके आप इसे एक्यूमुलेट ज़रूर कर सकते हैं क्योंकि मैनेजमेंट की जो कमेंट्री आई है वो इतनी भी निराश करने वाली नहीं है और साथ ही जो है निचले स्तरों पे आप इस पे और भी बाई की रणनीति बनाएं। पर इस बीच जुबिलेंट फूड वर्क्स 522 के लेवल्स जो है काउंटर दिखा रहा था। कल हमने इसे खरा सौदा में ही डिस्कस किया था जब ये स्टॉक करीब 516 के आसपास था। उसके बाद इसने 7-8 रुपए के मूव्स जो हैं और दिए। पर इसके अलावा एक और काउंटर है जो कि गिरावट का शिकार हो रहा है, वो है नवीन फ्लोरिन। एक बार कुछ आपसे समझना चाहेंगे चार्ट्स पे आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि हालांकि इस स्टॉक ने निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी अटेम्प्ट ज़रूर किए, पर पूरे केमिकल स्पेस में जो उत्साह हम देख रहे थे, बोले आप अप्रैल के महीने में या फिर मई की स्टार्टिंग में, वो कहीं ना कहीं थोड़ा फिजल आउट ज़रूर हुआ है। नवीन फ्लोरिन फिर से जो है आज 2% की गिरावट है। क्या यहाँ पे और भी गिरावट गहरा सकती है या फिर से एक अप ट्रेंड की तैयारी है? सृष्टि, यू आर राइट ऑन द फैक्ट कि केमिकल स्पेस से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी बिल्डअप हो चुकी हैं। कुछ स्टॉक्स हैं जो परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। नवीन फ्लोरिन वाज वन ऑफ देम, बट अभी तक वो सेक्युलर रन इस स्पेस में नहीं देखने मिला है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो जो स्टॉक्स अटेम्प्ट भी कर रहे हैं रिवाइवल का, उनमें भी वॉलेटिलिटी आई है। कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर फिर से बढ़ता हुआ नजर आया है। अब अगर नवीन फ्लोरिन की बात करूं इन पर्टिकुलर, तो हाँ, रिकवरी का एक अटेम्प्ट तो था, लेकिन अब यहाँ पे फिजल आउट होता हुआ नजर आ रहा है। मैं इसको अभी भी एक बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं जो ये प्री इलेक्शन पोजिशनिंग है, उनके चलते ही कुछ ऐसे स्टॉक जो एक रिकवरी अटेम्प्ट कर रहे थे वो थोड़े से लाइट हो रहे हैं पोजीशंस के चलते। इसके लिए शायद इनमें थोड़ा सा आप साइडवेज टू नेगेटिव मूवमेंट देख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए अगर किसी को फ्रेश पोजीशन ऐड करनी हो तो। 2 दिन की बात है। आई थिंक पोस्ट द 4th of June a lot of this dust would have settled। तो यहाँ पे अभी भी आप देखें तो स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेने का अटेम्प्ट कर रहा है। एग्जिस्टिंग पोजीशंस हो, थोड़े निचले स्तर हो 3150, इसका स्टॉप लॉस बना के आप होल्ड करें। न्यू पोजीशन जो चाहते हो थोड़ा सा वेट करें, 2-3 दिन की बात है। एक बार वो डस्ट सेटल हो जाएगी, फिर आपको इन काफी सारे स्टॉक में क्लियर पिक्चर जो है ये बनती हुई नजर आएगी। तो एग्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड विद 3150, न्यू पोजीशन वेट फॉर अ कपल ऑफ डेज टाइम।
ठीक है, तो ये है सलाह नवीन फ्लोरिन पर आपके लिए। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब एक खबर पर नज़र एक नतीजों पर नज़र डाल देते हैं। संवर्धन मदरसन के चौथी तिमाही के नतीजे आए हैं, जिसको कि हम बार बार हाईलाइट भी कर रहे थे। सुबह संजीव जी भी हमारे साथ जुड़े थे, जो कि स्टॉक को हाईलाइट कर रहे थे। शानदार नतीजे आए और नतीजों पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के COO पंकज मित्तल और CFO कुणाल मलानी जी। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है, पंकज जी, कुणाल जी, ET Now स्वदेश पर। तो नतीजों की बात करें तो काफ़ी बेहतरीन नंबर्स आए हैं। मार्जिन 9.1% से बढ़कर 10.8%, मुनाफा 699 करोड़ से बढ़कर 1454 करोड़ का आया है। तो कुणाल जी, पहले तो आपके मार्जिन पर ही राय लेंगे। काफ़ी शानदार इस बार बढ़त मार्जिन के फ्रंट पर देखने को मिली है। क्या कुछ फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ये कंट्रीब्यूशन आया मार्जिन के नंबर्स में? हाँ, आपने एकदम सही देखा। इस बार थोड़े से वन ऑफ्स थे, करीब 200 करोड़ के हमें वन टाइम कॉम्पनसेशन मिला था फॉर सम ऑफ द फॉरेक्स लॉसेस जो हमारी अर्जेंटीना में हुई थी। पिछले क्वार्टर अगर आपने नोटिस किया, करीब हमने 250 करोड़ की लॉसेस आई थी अर्जेंटीना में फॉरेक्स के कारण, क्योंकि फॉरेक्स 300 से 800 डीवैल्यू हो गया था। हमने तभी भी बोला था कि हम कस्टमर के साथ काम करेंगे एंड उसको रिकवर करेंगे एंड वो रिकवरी इस क्वार्टर में आई है एंड वो हाईलाइट हमने किया है। दूसरा, क्योंकि परफॉर्मेंस सब जगह से इम्प्रूवमेंट आई है, तो हमारे जो पास टैक्स लॉसेस थे जिसमें हमने डेफर्ड टैक्स एसेट नहीं क्रिएट किए थे, वो इस क्वार्टर में हमने क्रिएट किए, तो वो करीब 230 करोड़ है, जिससे कि बॉटम लाइन करीब करीब 400 सवा 400 करोड़ से आप वन ऑफ बोल सकते हैं। बट हमें जो लगता है ये ट्रेजेक्ट्री कंटिन्यू होगी एंड ये ज़्यादा बेहतर है अगर हम क्वार्टर ना देखें और पूरा साल देखें, क्योंकि किसी क्वार्टर में लॉस आ रहा है, किसी क्वार्टर में उसकी रिकवरी आ रही है, वो इक्वलाइज हो जाता है एट एनुअल लेवल। तो हमारे हिसाब से आप मदरसन को ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे अगर आप एनुअल देखोगे, ना कि हर क्वार्टर को। जी, कुणाल एंड पंकज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छे नतीजों के लिए मुबारक। पर पंकज, आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि आप एक बहुत बड़े सप्लायर हैं ऑटो OEMs के लिए, और ना ही सिर्फ इंडिया, ग्लोबल प्रेजेंस भी आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इस समय ऑटो सेगमेंट में क्या ग्रोथ आउटलुक बन रहा है? कौन से ऐसे सेगमेंट्स हैं जहाँ पे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है, और ख़ास तौर से एंड मार्केट्स में क्या कुछ आउटलुक है आपका? अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करते हैं तो जो टोटल पैसेंजर कार का वॉल्यूम है वो इस साल करीब 90 मिलियन 91 मिलियन के करीब रहा है, जो कि एक ग्रोथ दर्शाता है जो प्री कोविड लेवल के आसपास आ जाता है। लेकिन अगर हम उसके अंदर डिटेल में जाएंगे तो अभी भी यूरोप और अमेरिका प्री कोविड लेवल पे नहीं पहुंचे हैं, और चाइना और इंडिया के अंदर में हमारे देश में ग्रोथ ज़्यादा तेजी से हुई है। उसकी वजह से ये टोटल नंबर्स अभी पहुंचे हैं। तो अभी भी मार्केट के अंदर में पोटेंशियल है और ग्रोथ का। जहाँ तक डिफरेंट सेगमेंट्स की बात है, बहुत तेजी से ग्रोथ के फोरकास्ट थे ईवी व्हीकल्स के, जो कि उतनी तेजी से नहीं बढ़े हैं और उनके अंदर में थोड़ी रुकावट है, उतनी तेजी से ग्रोथ नहीं हो रही है। उनसे ज़्यादा तेजी से हाइब्रिड की ग्रोथ हुई है अभी। हमारी कंपनी पावर ट्रेन एग्नोस्टिक है। हम लोग जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो हर तरह की गाड़ी में जाते हैं, उनमें ये ज़रूरी नहीं है कि वो केवल ईवी के लिए या हाइब्रिड के लिए है। ये एक बहुत डी रिस्क स्ट्रैटेजी रही है हमारी, और जो प्रोडक्ट ईवी के अंदर में जाते हैं, हाइब्रिड में जाते हैं, उनके अंदर में कंटेंट और ज़्यादा होता है। जी, ठीक है, बिल्कुल वो ट्रेंड दिख भी रहा है सर पंकज जी, क्योंकि चाइना में देखिए ईवी का मार्केट भी काफ़ी तेज़ी से एक्सपेंड हो रहा है और वहाँ से भी डिमांड निकल के आ रही होगी। अच्छा कुणाल जी, आप ज़रा ये बताइए कि FY25 की अगर बात करें तो आपने किस तरह का कैपेक्स क्षमता विस्तार आपने कैसा प्लान किया है, और अगर आपसे ये भी हम पूछें कि ग्रीन फील्ड अगर हम प्लांट्स के बारे में आपसे पूछें तो कितने प्लांट आप जोड़ेंगे, क्या आपकी योजनाएं हैं, और उससे जो आय की जो क्षमता होगी, जो रेवेन्यू पोटेंशियल होगा, वो कितना होगा? तो इस बार हम 18 न्यू ग्रीनफील्ड लगा रहे हैं। करीब करीब 5,000 करोड़ का टोटल कैपेक्स है, प्लस माइनस 10%।
इसमें से करीब करीब 2000 करोड़ इन ग्रीन फील्ड्स के लिए हैं। इस 14 में से जैसे पंकज बता रहे थे 13 इंडिया में है, 3 चाइना में है एंड 1 पोलैंड में है। इनकी रेवेन्यू के बारे में नहीं बात कर पाएंगे क्योंकि बहुत सारे एनडीए है इसके अगेंस्ट में, बट ये जरूर बता पाएंगे कि सारे ग्रीन फील्ड्स के अगेंस्ट में ऑर्डर्स हैं। तो ऐसे नहीं है कि हम ग्रीन फील्ड लगा रहे हैं और उसके बाद हम ऑर्डर खोजेंगे। हमारी ऑर्डर बुक करीब $84 बिलियन है एंड ये याचियों के बिना है। याचियों में और $4-6 बिलियन आएंगे तो ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड ये ऑर्डर के अगेंस्ट में ग्रीन फील्ड्स लग रहे हैं। जैसे पंकज ने बताया इंडिया एंड चाइना में हम ऑलरेडी प्री कोविड लेवल्स के ऊपर पहुंच गए हैं, तो कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए ये ग्रीन फील्ड्स आ रही हैं एंड इसलिए ज़्यादातर इंडिया एंड चाइना में लग रहे हैं। पर पंकज एंड कुणाल, इसी के साथ आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और नतीजों पे बात करने के लिए। तो ये थे संवेदना मदरसन के मैनेजमेंट, आगे की ग्रोथ आउटलुक पे उन्होंने चर्चा की, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट कमेंट्री।